हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। मतलब सिंपल सी बात है, हम मनी की बात करेंगे, मनी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स आ जाएंगे। या मैं कहूँ जो बायोडाइवर्सिटी में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स हमारी रोजी रोटी का साधन बनते हैं, कैसे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये पहला ही लेक्चर है हमारा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक हम बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में जानेंगे। देखो, बॉटनी के बारे में तो आपको पता ही होगा। आपको पता है हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं दो चीज़ों के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं बॉटनी में, और एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जूलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। तो बॉटनी में तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। मगर इकोनॉमिक बॉटनी तो समझ में आ गया होगा। बॉटनी मतलब प्लांट्स और इकोनॉमिक मतलब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो प्लांट्स जो होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो उसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी। मतलब साइंस की वो ब्रांच जहाँ पे हम प्लांट और उनके प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो पहली बात तो ध्यान रखना, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली मतलब जैसे आपको जो खाना मिलता है, आप जो खाते हो वो कहाँ से आता है। आपका जो चपाती खाते हो, चावल खाते हो, कुछ भी खाते हो, दाल खाते हो, सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये आपके प्लांट से आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली यूज करते हो। जैसे आपने मान लो और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मैगी आ गई, तो मैगी किस से बनी है भाई, आप मैगी खाते हो। या मार्केट में बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं जो मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। कुछ चीज़ें तो हम डायरेक्टली यूज करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली मतलब दूसरे तरीके से उनको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में जो मसाले आते हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं भाई, प्लांट से। तो मसालों को हम डायरेक्ट तो नहीं खाते, मगर कैसे खा रहे हैं उनको सब्जी में डाल के खा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट भी हो गया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। 3 फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू लिव आर फूड, क्लॉथ, शेल्टर आर फुलफिल्ड बाय द प्लांट्स। देखो, किसी भी मनुष्य को जीने के लिए या इंसान को जीने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसकी। कौन कौन सी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, हमें जीने के लिए कपड़े चाहिए, और हमें जीने के लिए आवास चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे इंसान की 3 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। और ये तीनों की तीनों आवश्यकताएं कहाँ से फुलफिल होती हैं, प्लांट से फुलफिल होती हैं। आपको पता है खाना प्लांट से मिलता है, क्लॉथ जो होते हैं वो भी प्लांट से ही बनते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन जो है एक प्लांट हो गया इससे, और शेल्टर जो मतलब घर बनाते हैं उसमें भी प्लांट्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, फूड भी कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे सीरियल्स, सीरियल मतलब अनाज, तो ये अनाज, किसान अनाज उगाता है, उसको बेचता भी है। दाल, पल्स, ऑयल सीड, शुगर, ये सारी चीज़ें, शुगर केन या शुगर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, इससे हमें मतलब किसान भाई जो हैं, जैसे ये जितनी भी फसल हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, इनको खेती करते हैं, अपना नीड भी फुलफिल करते हैं, खाना भी इनको मिलता है, और साथ के साथ में इनको बेच के उनको कुछ इनकम भी उनकी होती है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है। ये आपकी दालें हो गई, पल्स, ये आपके ऑयल सीड्स हो गए, ठीक है। अच्छा, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दी प्लांट फाइबर्स, ये भी आपको पता है, क्लॉथ जो बनते हैं प्लांट फाइबर से बनते हैं, प्लांट के जो रेशे होते हैं उनसे बनते हैं। टिम्बर फॉर मेकिंग हाउसेस कम्स फ्रॉम प्लांट, जो मतलब घरों में लकड़ी जो यूज होती है अलग अलग यूज के लिए, जैसे टेबल, चेयर, और आपके डोर, विंडोज, इन सारी चीज़ों में जो टिम्बर यूज होती है वो भी प्लांट से ही आती है। प्लांट्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लांट्स, इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिक रूप से प्लांट्स को 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। एडिबल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट्स फॉर टिम्बर एंड फाइबर। एडिबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हमारे फूड की तरह उपयोग होते हैं, खाने की तरह उपयोग होते हैं, उनको हम एडिबल प्लांट्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है उसको मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनका उपयोग लकड़ी और फाइबर के रूप में किया जाता है उसको हम बोलते हैं टिम्बर या फाइबर प्लांट्स, ठीक है। तो मैनी पीपल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर लाइवलीहुड, बहुत सारे लोग
सीधे सीधे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उनके रोजी रोटी के लिए, उनकी इनकम के लिए, ठीक है। तो लाइवलीहुड आपको पता ही है। तो आपके अपने जो किसान भाई हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, वो सीधे सीधे किस पर डिपेंड हैं? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे अब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो वो सीधी सीधी किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। शुगर केन इंडस्ट्री, जहाँ पे शुगर मिल इंडस्ट्री जो होती हैं, शुगर मिल्स होती हैं, चीनी बनाने वाली मिल, ये भी सीधे सीधे किस पर डिपेंड करती हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए, जो कि कहाँ से आ रहा है? खेती से आ रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सीधी सीधी किस पर डिपेंड करती हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जैसे फार्मर्स, ट्राइब्स मतलब जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी अपना जीवन यापन किसके थ्रू करते हैं? प्लांट्स से ही करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्लांट्स का हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको एडिबल प्लांट्स, दवाइयों के रूप में जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स, और प्लांट फॉर टिम्बर एंड फाइबर, एक तो लकड़ी के लिए और रेशे के लिए, जिससे कपड़े उपड़े बनाते हैं। पहले हम देखेंगे एडिबल प्लांट्स के बारे में। एग्जांपल पूछ लेंगे एडिबल प्लांट्स में, खाने योग्य प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो सीरियल्स मतलब अनाज, दाल, ऑयल, स्पाइसेस जो मतलब मसाले होते हैं, बेवरेज जिसमें पीने वाले पदार्थ आते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सारे प्लांट्स जो हैं किस में आते हैं? एडिबल प्लांट्स में आते हैं। दूसरे हैं हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, जिनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। आपको पता है भारत में एक चिकित्सा पद्धति है जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है हमारा सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, ओल्डेस्ट मेडिसिनल सिस्टम है भारत का, बहुत पुराना। तो ये आयुर्वेद जो है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है बहुत सालों से ही, ठीक है। आपको पता है रामायण में भगवान लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो वो भी बचाए गए थे, किससे? जड़ी बूटियाँ लाए थे हनुमान जी, पहाड़ जो उठा के लाए थे। तो उसमें भी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो कहाँ से आ रही हैं? प्लांट से आ रही हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे मार्केट में ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो कहाँ से बनती हैं? प्लांट से ही बनती हैं। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, सारी की सारी जो मेडिसिनल सिस्टम है सब किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, ये दवाइयों के लिए इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब उनके तत्व प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें अश्वगंधा, ओपियम, सर्पगंधा, गुग्गल, व्हाइट मूसली, तुलसी, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। लकड़ी के लिए और फाइबर के लिए, तो फाइबर तो आता है आपका कॉटन और जूट, कॉटन किया जाता है, ये तो कॉटन हो गया, और ये जूट। तो कॉटन और जूट के जो प्लांट्स हैं उनसे हम बनाते हैं क्लॉथ, क्योंकि इनमें पाया जाता है फाइबर। बाकी टीक, शीशम, रोहिड़ा, खिजड़ी, ये जो प्लांट्स हैं ये टिम्बर के लिए उपयोगी प्लांट्स हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी के लिए उपयोगी प्लांट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको अवेलेबल है लक्की एजुकेशन ऐप पर। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो मात्र 500 रुपीज़ की प्राइस है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराए जाएंगे, एक डिस्कशन के लिए, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो या डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, और साथ के साथ में डे टू डे होमवर्क आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। 250+ वीडियोज़, अपडेटेड सिलेबस को कवर किया जाएगा, सारे चैप्टर्स के PDF नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन मिलेगा, टेलीग्राम चैनल डेली होमवर्क के लिए मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और पेपर से पहले कई सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप साइंस में अभी भी लग रहा है कि आप कमज़ोर हैं तो इसको ज्वाइन करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, और आज हम जानेंगे सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, ठीक है। तो आपको पता है हर घर में मतलब अनाज बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। डेली हम जो खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं या फिर राइस खाते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आता है? सीरियल्स की कैटेगरी में आता है। तो सीरियल्स के बारे में जानेंगे, और ध्यान रखना इस चैप्टर में से साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नेम, या इनको हम बोलते हैं बॉटेनिकल नेम। तो बॉटेनिकल नेम याद रखने की प्रैक्टिस अभी से आप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसी वाले लेक्चर से हम देखेंगे कुछ सीरियल्स हैं, उनके आपको साइंटिफिक नेम आने चाहिए। तो पहले तो सीरियल्स मतलब अनाज। तो सीरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फूड प्लांट्स। तो फूड प्लांट जो हैं, जो खाने वाले जो प्लांट्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी किसकी है? सीरियल्स की है। तो ये जो प्लांट हैं, सीरियल्स जो हैं, ये किस कैटेगरी से आते हैं? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्लांट की एक फैमिली है जिसको हम बोलते हैं ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली से आते हैं,
और ग्रास फैमिली में भी कौन सी है, इसका आपको नाम याद रखना है, ग्रैमनीपोएसी। ग्रैमनीपोएसी, ध्यान देना, मैं दोबारा इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ग्रैमनीपोएसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं सीरियल्स, ठीक है, जिसको हम ग्रास फैमिली बोलते हैं। तो घास की तरह ही होती हैं, ज़्यादा बड़ा इनका प्लांट होता नहीं है, ठीक है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप अनाज खाते हो या चपाती खाते हैं, हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्टार्च यूज्ड एज बेसिक एलिमेंट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, हमारा रेस्पिरेशन आपको पता ही होगा, आई एम श्योर, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में स्टार्च भी क्या होता है, एक मेन एलिमेंट होता है। सीरियल्स में हम 4 के बारे में बात करें तो वीट, राइस, मेज, पर्ल मिलेट। वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब आपका चावल, मेज मतलब मक्का और पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, एक ही बार मैंने टेबल बना दिए। जैसे वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टाइबम, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ट्रिटिकम एस्टाइबम, ये चीज़ आप ध्यान रखना। राइस जो है इसका नाम है ओराइजा सेटाइबा, ओराइजा सेटाइबा, मेरे साथ बोलते जाओ, ओराइजा सेटाइबा। मेज जो है मक्का, इसको बोलते हैं जिया मेज, जिया मेज, जिया मेज मतलब मक्का। और 4th नंबर पे आपका जो बाजरा, जिसको पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, इसका नाम है पेनिसिटम, पेनिसिटम, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस, ध्यान देना, पेनिसिटम टाइफाइडिस। तो ऐसे करके इनको बोलना है आपको। तो सबसे पहले हम वीट के बारे में जानेंगे। तो ये आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर, आप मतलब अगर विलेज लाइफ से बिलोंग करते हैं या कभी विलेज में घूमने गए हों या घर में भी आपने देखा होगा, गेहूं को देखा होगा, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टाइबम, और ये एक रबी क्रॉप है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया है इसको। हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। रबी की क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं, मतलब अभी विंटर सीजन चल रहा है तो अब कौन सी क्रॉप बोई जा रही है, ये रबी की क्रॉप बोई जा रही है, जिसमें वीट, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ आती हैं। इसका यूज चपाती बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बिस्किट्स बनाने में इनका यूज होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, वीट की कुछ वेराइटीज़ आती हैं, गेहूं की कुछ वेराइटीज़ आती हैं। तो कुछ वेराइटीज़ के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, कि या तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी वेराइटी है, ठीक है। तो वीट की कुछ वेराइटी हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के वीट आते हैं। तो एक है सोनालिका, दूसरा है कल्याण सोना, पहली है सोनालिका, दूसरा है कल्याण सोना, तीसरी है सरबती और सोनारा। ये 4 याद रखना, सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती, सोनारा, ये हैं आपकी वीट की कैटेगरी, वो आपकी वेराइटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राइस के बारे में। अब जैसे वीट एक आपको पता है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, वीट खाते हैं। साउथ इंडिया में आप देखोगे, साउथ में जाओगे तो राइस बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। तो राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटाइवा। ये खरीफ क्रॉप है, मतलब आपकी रेनी सीजन में इसको बोया जाता है, ध्यान रखना, रेनी सीजन में उगाई जाती है। हालांकि साउथ इंडिया में इसको विंटर सीजन में भी उगाते हैं, तो मगर स्पेशली हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है। ये स्टेपल डाइट है, स्टेपल डाइट का मतलब मुख्य आहार है ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के ज़्यादातर लोगों की मेन डाइट जो पूछी जाए तो वो क्या है, राइस। क्योंकि जो आपके कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरिया में जनरली ये लोग रहते हैं, ये राइस ही खाते हैं। और इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में, ध्यान देना, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड। हालांकि बुक में गलत लिखा हुआ है कि इंडिया इज द टॉप इन दी वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन, टॉप पर आपको पता है चाइना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में। राइस की भी कुछ वैरायटीज़ दे रखी हैं, जैसे बासमती राइस, स्वर्ण दाना राइस, जया रत्ना सोना, ठीक है, जया रत्ना सोना, बासमती, स्वर्ण दाना। तो ये हैं राइस की वैरायटीज़। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइस की 2 वैरायटीज़ के नाम लिखो, राइस की 2 वैरायटीज़ के नाम। अब आते हैं मक्का पर। मेज मतलब मक्का, मक्का के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स इसी के खाते हैं, जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो, ओके। तो साइंटिफिक नेम जिया मेज, ये भी एक खरीफ क्रॉप है, मतलब इसको भी बाजरे के साथ उगाया जाता है, जो बाजरा बोया जाता है उसी के साथ उगाया जाता है मक्के को, ठीक है। इसका यूज जो होता है वो चपाती बनाने में, कॉर्नफ्लेक्स बनाने में, स्नैक्स बनाने में, फॉडर और चिकन फीड की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 3 वैरायटी यहाँ पर दे रखी हैं, विजय, शक्ति, रत्न, एक साथ याद रख लेना, विजय, शक्ति, रत्न। तो ये 3 वैराइटीज मेज की हैं। अब हम आते हैं पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का मतलब है बाजरा, जिसका साइंटिफिक नेम मैंने बताया था आपको, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस इसका साइंटिफिक नेम है। और ये
खरीफ क्रॉप है, मतलब रेनी सीजन में उगाया जाता है। और ये कोर्स सीरियल है। कोर्स सीरियल का मतलब मोटा दाना है। कैसा दाना है? मोटा दाना है। कोर्स का मतलब मोटा। और आइडियल फॉर ग्रोइंग इन वाटर डेफिशिएंट एरियाज। तो यहाँ ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो क्रॉप है कहाँ पर उगाई जाती है? जहाँ पर पानी की कमी होती है। वाटर डेफिशिएंट एरिया का मतलब है ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की कमी है। तो आपको पता है अपना राजस्थान जो है इंडिया में नंबर 1 है राइस प्रोडक्शन के मामले में। किसके? सॉरी, मिलेट प्रोडक्शन के मामले में। मिलेट सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। और आपको पता है राजस्थान में बरसात भी कम होती है। स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान की बात करें हम, जो अपना पश्चिमी राजस्थान है जहाँ पर डेजर्ट है, तो वहाँ पर आपको एक ही क्रॉप देखने को मिलेगी जो है आपकी मिलेट। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 14 चल रहा है क्लास 10th की साइंस का, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम पल्सेस के बारे में जानेंगे, दालों के बारे में जानेंगे। दालें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। दालों से हमें प्रोटीन मिलती है, आपको पता ही होगा। और साथ के साथ में आप हर घर में ये सब्जियों के रूप में बनाई जाती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी जो फैमिलीज हैं, वेजिटेरियन फैमिलीज हैं, आपको वहाँ पे दाल देखने को मिलेगी। और आई थिंक हर वीक में किसी ना किसी दिन तो दाल घर में बनती ही बनती है। ठीक है, जब कुछ भी सब्जी नाम ले तो हम क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं। तो दालों के बारे में जानेंगे। दाल मैंने अभी जस्ट बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। और प्रोटीन एक अपना क्या है? ये आपका एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, पल्सेस बिलोंग्स टू ए। अब देखो, दाल जो है प्लांट की एक स्पेशल फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इस फैमिली का नाम है लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली। मेरे साथ एक बार दोबारा से बोलो, इसका नाम क्या है? लेग्यूमिनोसी फैमिली। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्लांट जो दाल हैं ये प्लांट्स की किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो आपको बताना है लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करती हैं और प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा दालों से मिलता है। एक एक करके अब दालों के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इनके जो साइंटिफिक नेम दे रखे हैं वो भी हम इसके लर्न करते चलेंगे। और किसको क्या बोलते हैं आप उसकी हिंदी जरूर लिखते चलना। ग्राम, ग्राम मतलब आपका चना। ठीक है, तो चने का जो साइंटिफिक नेम है इसको हम पढ़ते हैं साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम, ध्यान देना, इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइसर एराइटिनम के नाम से पढ़ते हैं। चना जो है एक रबी की क्रॉप है मतलब आपके विंटर सीजन में इसको उगाया जाता है। और चने को हम बोलते हैं किंग ऑफ पल्सेस, मतलब दालों का राजा। दालों में राजा है भाई चना, ध्यान देना इसको, है ना। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राम का वर्ल्ड में। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चने कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? भारत में प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। दूसरा है रेड ग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं अरहर। क्या बोलते हैं? अरहर बोलते हैं। अरहर की दाल भी आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार की अरहर की दाल होती है। ठीक है, ऐसी करके, तो इसको रेड ग्राम। और इसका साइंटिफिक नेम है कैजेनस केजन। कैजेनस केजन ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो रेड ग्राम या अरहर इज वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ पल्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाली दालों की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या ये वेराइटीज है। मटर, तो मटर तो बड़ी प्यारी है, देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा। ये हरी मटर तो बड़ी प्यारी लगती है हमें। तो मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ रखा है। ये भी एक रबी की क्रॉप है, मतलब आपकी कब बोई जाती है? ये बोई जाती है आपके विंटर सीजन में बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है। इसका यूज होता है छोले और दाल बनाने में, इसका यूज होता है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट जिसको हिंदी में बोलते हैं मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम किसी के नाना नहीं, ये कहावत आपने सुनी होगी है। तो मूंगफली, तो मूंगफली का साइंटिफिक नेम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एरेकिस, इसको पढ़ रहा हूँ मैं, एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, ध्यान देना, एरेकिस हाइपोजिया इसको हम पढ़ते हैं ग्राउंडनट को। और ये भी लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो प्लांट है ये भी कहाँ से बिलोंग करता है? लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ध्यान देना, इंडिया वर्ल्ड में मूंगफली के मामले में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा मूंगफली ग्राउंडनट कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं? तो ये भारत में। ध्यान देना, कहाँ पर? भारत में। सोयाबीन, सोयाबीन की दाल आपने देखी होगी। सोयाबीन में ध्यान देना सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। जितनी भी दालें उन सब दालों में सोयाबीन की जो दाल है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। सोयाबीन जिसको हम साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स।
क्या पढ़ेंगे इसको, ग्लाइसिन मैक्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी दाल में हाईएस्ट प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको बताना है सोयाबीन। इसका यूज किया जाता है सोया नगेट्स बनाने में। सोया नगेट्स, ये जो इनको हम बोलते हैं नगेट्स, आपने देखा होगा, इसको मैं जूम करके बताता हूँ। ये बनाते हैं जिसको पानी में पहले गलाया जाता है और फिर इसको इसकी सब्जी बनाई जाती है, बहुत ही प्यारी लगती है। अब आई थिंक पता नहीं अब आपको प्यारी लगती है नहीं लगती, मगर ये सोया नगेट्स यही होता है। ये सोयाबीन की दाल, सोयाबीन से ही बनता है। सोया मिल्क ये भी इससे बनता है। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का इन द वर्ल्ड में। दालों के मामले में इंडिया नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम एक ही जगह पर आप इनको देख सकते हो, ठीक है, एक ही जगह पे। और इनको एक बार दोबारा प्रोनाउंस करना मैंने अभी बताया था और आपका लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने साइंस के कोर्स के बारे में डिटेल है, तो इसको चेकआउट कर लेना, देख लेना एक बार। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज जो हम देखने वाले हैं ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स या प्लांट्स और स्पाइसेस और बेवरेजेज, इन तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इनसे संबंधित जो हम प्लांट्स हम पढ़ेंगे उनके साइंटिफिक नेम हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साइंटिफिक नेम साथ के साथ में आप रिवाइज करते रहना। जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ही आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स जिनसे क्या निकलता है, तेल निकलता है, उनको हम बोलते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट्स या तेल उत्पादक पौधे, ये कहलाते हैं, ठीक है। तो जो वेजिटेबल्स होती हैं हमारी, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल मतलब जो आपके पौधों से जो ऑयल मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर मेड अप ऑफ। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये कार्बन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जा सकते हैं? हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, ईस्टर पाया जाता है, एल्कोहल पाया जाता है और एल्डिहाइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेजिटेबल ऑयल क्या है? कार्बन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है? हाइड्रोकार्बन, ईस्टर, एल्कोहल और एल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये केमिकल्स है, किसमें पाए जा सकते हैं? ऑयल जो मतलब वेजिटेबल ऑयल, उनमें पाए जाते हैं। ऑयल 3 प्रकार के होते हैं। एक है एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स का मतलब ऐसे तेल जिनको खाया जा सके। अब तेल को खाने योग्य। एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य होता है। अब तेल को तो खाया नहीं, मगर आपको पता है सब्जी जब हम बनाते हैं तो सब्जी में जो छौंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, वो किसका लगाते हैं? ऑयल, घी या कुछ यही चीज़ें लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? या फिर बहुत सारे तेल होते हैं जिनका हम यूज अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। तो एडिबल ऑयल्स मतलब खाने वाले। इन एडिबल ऑयल्स मतलब ना खाने वाले, जिनको हम खा नहीं सकते। और एरोमेटिक ऑयल मतलब जिनमें से खुशबू निकलती है, खुशबूदार सुगंधित तेल, ठीक है। तो एडिबल ऑयल्स में किस किस का ऑयल एडिबल ऑयल होता है? तो ग्राउंडनट ऑयल जिसको मूंगफली का तेल बोलते हैं, सीसेम ऑयल तिल का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल, रैपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रैपसीड मतलब आपका अलसी का तेल, और सूरजमुखी का तेल। ये कई सारे तेल हैं और कई सारे इनमें से कई सारे तेल का फ्राइंग करने के काम आते हैं। फ्राइंग मतलब जो तड़का लगाते हैं उसमें भी काम आते हैं। तो ये घने प्रकार के तेल दिखा रखे हैं एडिबल ऑयल। और इसके बाद आते हैं इनएडिबल, जिनको हम खा नहीं सकते और इनका अलग यूज होता है, जिसमें कास्टर ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल, ये कास्टर ऑयल है और ये टर्पेंटाइल ऑयल है। और इनका यूज किया जाता है पेंट्स, वार्निशेस और मेडिकल पर्पजेज में इसका उपयोग किया जाता है। तो 2 ऑयल आते हैं इसमें, कास्टर ऑयल और टर्पेंटाइल ऑयल, ये 2 आते हैं इसमें। एरोमेटिक ऑयल्स मतलब सुगंधित तेल जिसमें से खुशबू निकलती है। तो कैम्फर, सैंडलवुड, क्लोव, खस, ये यूज किए जाते हैं एरोमेटिक ऑयल्स के लिए। मतलब ये जो चीज़ बता रखी है, ये जो प्लांट्स बता रखे हैं मैंने, कैम्फर, सैंडलवुड, क्लोव और खस, इनमें से क्या निकाला जाता है? एरोमेटिक ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। एरोमेटिक ऑयल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। इनका यूज किस में किया जाता है? परफ्यूम्स बनाने में और कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। स्पाइसेस, मसाले। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेज आर यूज्ड इन इंडियन फूड। भारतीय जो खाना है उसमें कई प्रकार के मसाले यूज किए जाते हैं, जिसमें काली मिर्च, क्यूमिन मतलब जीरो, रेड चिली और फेनुग्रीक, क्लोव, कार्डमम, सिन्नामोन, टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर, स्टार एनिसीड, ये सारे क्या हैं? ये आपके मसाले हैं जो भारत में यूज किए जाते हैं। इसके बाद है बेवरेजेज। बेवरेजेज का मतलब होता है
पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ। तो पीने में चाय और कॉफ़ी किस में आते हैं, आपके बेवरेजेज में आते हैं। तो ठीक है, ध्यान देना। तो टी एंड कॉफ़ी आर मोस्ट यूज्ड बेवरेजेज। भारत में सबसे ज़्यादा पीने योग्य जो पीने वाले प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं, चाय और कॉफ़ी। तो हर जगह आपको डेली और हर घर में आपको जनरली चाय तो मिल ही जाएगी, और कॉफ़ी तो कहीं कहीं ओकेजनली मिलती है। टी इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस। ध्यान देना, टी जो है ये किस प्लांट से मिलती है। टी का जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है, कौन सा नेम है, कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस ये प्लांट का नाम है जिससे टी मिलती है। कॉफ़ी जो जिस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है उसका नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। तो कॉफ़ी जो मिलती है, ये जो कॉफिया अरेबिका जो प्लांट है, इसके जो सीड्स होते हैं उनको रोस्ट किया जाता है, मतलब भुने हुए बीज। कॉफिया अरेबिका जो प्लांट है उसके बीजों को भून के उनसे क्या बनाई जाती है, कॉफ़ी तैयार की जाती है। तो ये कॉफ़ी का प्लांट है और ये चाय का प्लांट है, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर हमारा 14 चल रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम सब्जियों के बारे में देखेंगे और इनके साइंटिफिक नेम हम याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है आपको लर्न भी करने। तो सब्जियां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है हम डेली खाने में एक सब्जी कुछ ना कुछ बनती है और हर दिन कुछ चेंज होकर ही बनती हैं। तो सब्जी खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अब खाना खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि खाना खाने से आपको पता है हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो हम काम कर पाते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है, ठीक है। और खाने में बहुत सारे कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे ही हम जो सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होती है विटामिन्स का, मिनरल्स का, फाइबर, वाटर, इन सब चीज़ों की पूर्ति कहाँ से होती है, सब्जियों से होती है। और सब्जियां जो हैं प्लांट के अलग अलग भागों से हमें मिलती हैं। सब्जियां हमें जड़ों से भी मिलती हैं, स्टेम से भी मिलती हैं, लीफ से भी मिलती हैं, फ्रूट से भी मिलती हैं, फ्लावर से भी मिलती हैं, सीड से भी मिलती हैं। तो प्लांट के सभी भागों से हमें क्या मिलती हैं, सब्जियाँ मिलती हैं। अब हम देखेंगे पहले जड़ों से मिलने वाली, रूट से मिलने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये 4 आपको नाम याद रखने हैं जो जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। कैरेट, जिसको हम साइंटिफिक नेम है कैरेट का, डोकस कैरोटा, ध्यान रखना, डोकस कैरोटा। मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलते जाना और इनको हिंदी में लिख लेना, डोकस कैरोटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा है रेडिश, रेडिश मतलब मूली, इसका साइंटिफिक नेम है रेफेनस, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मैं 2-2, 3-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आप इसको ढंग से प्रोनाउंस करना सीख जाओ। टर्निप, टर्निप का नाम है साइंटिफिक ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा, ये टर्निप, टर्निप ये मतलब सलजम, टर्निप का मतलब क्या होता है, सलजम। ये आपकी रेडिश हो गई, ये आपकी गाजर हो गई, कैरेट। और फिर है स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंदी भी बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया, आइपोमिया बटाटस, आइपो ये एक साथ है, ध्यान रखना, आइपोमिया बटाटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। वेजिटेबल्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, स्टेम मतलब स्तंभ, पेड़ का जो तना होता है उससे प्राप्त होने वाली सब्जियां। तो उनमें है पहली बात तो पोटैटो, ध्यान रखना पोटैटो जड़ से नहीं मिलता, ये स्टेम से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो स्टेम है सॉरी जो पोटैटो है प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है, तो आपको बताना है स्टेम, और इसका साइंटिफिक नेम है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। फिर है आपका एरम या कोलोकेसिया, क्या है आपका, इसके बाद अरबी बोलते हैं इसको, कोलोकेसिया बोल लो या एरम बोल लो, ये अरबी, अरबी की सब्जी आपने खाई होगी, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब हम देखेंगे पत्तियों से मिलने वाली सब्जियां, वेजिटेबल्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। पहला है स्पाइनेच, स्पाइनेच आप जानते हो जिसको हम बोलते हैं पालक, पालक बोलते हैं। तो पालक जो है इसका साइंटिफिक नेम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मैं 2-2, 3-3 बार बोल रहा हूँ, पालक जिसको अंग्रेजी में स्पाइनेच बोलते हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। फिर है फेनुग्रीक, फेनुग्रीक क्या होता है, मेथी, ये मेथी है आपकी, मेथी की पत्ती, मेथी की पत्ती, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है टाइगोनेला, टाइगोनेला,
नेला फोइनम ग्रम, टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, दोबारा मैं बोल रहा हूँ इसको, टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, ठीक है। अगला है बथुआ, ये बथुआ है जिसके पराठे भी बनाते हैं गांव में जनरली, तो इसका साइंटिफिक नेम है चिनोपोडियम एल्बम, ये किसका नाम है, बथुए का नाम है, ठीक है। इसका मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, मेथी इसको बोलते हैं फेनुग्रीको, टाइगोनेला ये ट्रिग है पर इसको हम पढ़ते क्या हैं, टाइगोनेला, और इसका है फोइनम ग्रीकम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती हैं आपकी वेजिटेबल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर से मिलने वाली सब्जियां या इन्फ्लोरेसीन, फ्लावर से जो मिलती हैं, तो ये है आपकी कॉलीफ्लावर क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं फूल गोभी, क्या बोलते हैं, फूल गोभी। तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया बारबोटाइटिस, ठीक है, ये होगी आपकी फूल गोभी। इसके बाद है वेजिटेबल्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स मतलब फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां, तो इसमें है सबसे पहले टोमेटो मतलब टमाटर, तो इसका साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ठीक है। टोमेटो को क्या है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। फिर है ब्रिंजल मतलब बैंगन का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंजिना। फिर है लेडी फिंगर मतलब आपकी भिंडी, तो भिंडी का साइंटिफिक नेम है एबल मास्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, एबल मास्कस एस्कुलेंटस। और फिर ग्वार की फली जो होती है, इसका है साइंटिफिक नेम साइमोप्सिस, ये है आपका साइमोप्सिस, और इसको बोलते हैं टेट्रागोनोलोबा, ये हो गया आपकी ग्वार की फली, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीज़ें जो फ्रूट्स को हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, और इनको बार बार रिवाइज करें और अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, ये रटने पड़ेंगे, इसके अलावा इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं एक एक करके इनको डाल रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे करके लर्न होते रहें। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6, क्लास 10th की साइंस हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आज हम देखेंगे फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। कुल मिला के ये है कि जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स वाला टॉपिक है, ये आज हम ख़त्म कर देंगे, और साथ के साथ में बस एक ही चीज़ बचेगी, एनिमल से रिलेटेड चीज़ें, उसको हम उसके अगले वाले पार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट से रिलेटेड कहानी इस चैप्टर की हो जाएगी, मतलब इस चैप्टर का 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 14 की। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है। फ्रूट को जानने से पहले आपने बचपन में ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल पार्ट और दूसरा होता है फीमेल पार्ट। ध्यान देना, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। मेल पार्ट में आपको ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं एंथर। फिर नीचे ये इसकी जो डंडी सी है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को मिलके बोलते हैं स्टामेन। और नीचे ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल एक्चुअली कौन सा है, पिस्टिल में क्या क्या आती हैं, तीनों चीज़ें आती हैं, यहाँ से यहाँ तक तीनों चीज़ें पिस्टिल में आती है। इसमें सेंट्रल वाला पार्ट, ये इसको ओवेरी बोलते हैं, इसमें अंडे पाए जाते हैं जिसको ओव्यूल बोलते हैं, और ये स्टाइल है, और ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी मिलके बनाते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल है फीमेल पार्ट किसका, फ्लावर का। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये है पीटल और ये है सीपल और ये पेडिकल। बस अब इसमें ध्यान दो, ये जो फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टिल बोल रहे हैं, इसमें यहाँ पे ओवेरी, और ओवेरी में जो अंडे पाए जाते हैं एग, उसको ओव्यूल बोलते हैं। तो जब ये ओवेरी मैच्योर हो जाती है फर्टिलाइज होने के बाद, और फर्टिलाइज कब होगी, ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ ये जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और जब ये पोलन ग्रेन्स इसमें जब अंदर आ जाते हैं और किससे मिल जाएंगे, ओव्यूल से मिल जाएंगे, तो ये हमारा जो प्लांट है
फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होते ही यहाँ पर आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा फ्रूट का, और जब ये ओवेरी मैच्योर हो जाएगी तो यही कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए? अब समझो क्या है फ्रूट की डेफिनेशन। फ्रूट इज ए मैच्योर ओवेरी। फ्रूट क्या है? एक मैच्योर ओवेरी है विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, ये ओवेरी कब बनती है जो मैच्योर वाली है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब ये एंथर किससे मिल जाएगा, अगर ओवेरी में जाके ओव्यूल से मिल जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट इज ए मैच्योर ओवेरी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये फ्रूट की डेफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स हैं और ये उनके साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है आम। आम जिसको हम बोलते हैं मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। दूसरा है बनाना। बनाना का साइंटिफिक नेम है म्यूसापेरा डिसिएका। म्यूसापेरा डिसिएका। तीसरा है ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा, और संतरा का है सिट्रस रेटिकुलेटा। इसके बाद है अमरूद, गुआवा। गुआवा का साइंटिफिक नेम है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा। इसके बाद पपाया मतलब पपीता। पपीता का आपका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया। फिर इसके बाद है सीताफल, और सीताफल का साइंटिफिक नेम है एनोना स्क्वेमोसा। एनोना स्क्वेमोसा। एनोना स्क्वेमोसा। ये हो गए हमारे सारे फ्रूट्स। अब आते हैं मेडिसिनल प्लांट्स पर। आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स के भाग जैसे स्टेम, रूट, बार्क, लीफ, फ्रूट, सीड्स, इनमें बहुत सारे कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है, जिनका औषधीय उपयोग होता है, जिनको हम दवाइयों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं, या कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट से जो दवाइयाँ जो मिलती हैं वो कौन कौन सी होती है, वो हमें ध्यान रखना है। या कौन कौन से औषधीय प्लांट होते हैं उनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले स्टेम से मिलने वाले औषधीय प्लांट। स्टेम से क्या मिलता है आपको? एक तो टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, और हल्दी का साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लौंगा। जिंजर। जिंजर का साइंटिफिक नेम है जिंजीबर ऑफिशिनल। जिंजीबर ऑफिशिनल। और जिंजर को हम बोलते हैं लहसुन, जिंजर को हम बोलते हैं अदरक। गार्लिक। गार्लिक को हम लहसुन बोलते हैं, और गार्लिक का साइंटिफिक नेम है एलियम सेटाइबम। एलियम सेटाइबम। ये है बेंजोइन, और बेंजोइन को हम बोलते हैं गूगल, और गूगल का साइंटिफिक नेम है कॉमीफोरा वाइटाई। कॉमीफोरा वाइटाई। अगला है रूट से मिलने वाले औषधीय प्लांट। रूट से क्या क्या मिलते हैं भैया? रूट से एक तो मिलता है सर्पगंधा, सरपेंट भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है रावल्फिया सरपेंटाइना। ठीक है, रावोल्फिया सरपेंटाइना, ऐसे याद रख देना, रावोल्फिया सरपेंटाइना। फिर है व्हाइट मूसली। व्हाइट मूसली जिसको एस्पेरेगस बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है व्हाइट मूसली बोल लो, या इसको बोल लो सफेद मूसली। तो साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम। क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। ये है सफेद मूसली का साइंटिफिक नेम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। अश्वगंधा। अश्वगंधा बिथानिया सोमनीफेरा। बिथानिया सोमनीफेरा। तो ये सब जड़ से मिलने वाली दवाइयाँ हैं। इन प्लांट्स के जड़ से मिलने वाली दवाइयाँ ध्यान देना, जिनका यूज होता है मेडिसिनल यूज। बार्क। पेड़ की छाल से मिलने वाली दवाइयाँ। तो किस किस पेड़ की छाल की दवाइयाँ? एक है कोनेन और दूसरा है अर्जुन। ये हो गया कोनेन और ये है अर्जुन। तो कोनेन का साइंटिफिक नेम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस। अर्जुन का साइंटिफिक नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना। अब हम देखेंगे लीफ से मिलने वाली औषधीय कौन कौन सी औषधि मिलती है? जो पत्तियों से मिलती है हमें, पत्तियों से। ठीक है, तो जो ग्वारपाठा का प्लांट होता है, ये ग्वारपाठा है, जिसका साइंटिफिक नेम है एलोवेरा। तो इसकी पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिल। बेसिल मतलब तुलसी। तुलसी की पत्तियां, तो तुलसी का नाम है ओसियम सेंक्टम। ओसियम सेंक्टम। तो ये तुलसी। ये है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी का साइंटिफिक नेम है सेंटेला एशियाटिका। सेंटेला एशियाटिका। ये हो गया ब्राह्मी। फ्रूट्स ऑप्टेंड मतलब फ्रूट जो है उनका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है उनका? तो पहला है ओपियम मतलब अफीम। अफीम का जो फ्रूट होता है, इसमें से लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और इनमें बहुत सारे अफीम के बारे में तो हम बहुत सारा डिटेल चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में हम पढ़ चुके हैं। तो ओपियम का साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम। और गूसबेरी मतलब आंवला। आंवले का साइंटिफिक नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस।
अब हम देखेंगे ऐसे प्लांट्स जिनका कंस्ट्रक्शनल इंपॉर्टेंस होता है, जैसे फर्नीचर बनाने में, विंडोज बनाने में, डोर्स बनाने में, क्लॉथ्स बनाने में, रोप बनाने में, मैट्रेस मतलब चादर बनाने में यूज होता है, तो उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल प्लांट्स। तो कंस्ट्रक्शनल इंपॉर्टेंस में दो प्रकार के प्लांट हम पढ़ेंगे, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स और टिम्बर प्लांट्स। फाइबर मतलब जिनसे रेशे निकलते हैं और रेशों से कपड़े बनते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और दूसरे टिम्बर मतलब जिनकी लकड़ी हम उपयोग करते हैं। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, तो ध्यान देना जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगी। तो खैर वो तो हम उसमें देखेंगे लकड़ी वाले पार्ट में। फिलहाल तो हम देखेंगे फाइबर, मतलब फाइबर पे फोकस रहेगा हमारा। किस पर फोकस रहेगा? फाइबर मतलब रेशा। तो कई सारे प्लांट्स हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है। एक तो है जूट, दूसरा है कॉटन, तीसरा है सनई और चौथा है कोकोनट। इनसे हमें फाइबर मिलते हैं और इसी फाइबर का हम उपयोग करते हैं। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स पूछ ले तो ये हो गया फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, और यहाँ पर इनके साइंटिफिक नेम भी दे रखे हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जैसे इसमें जूट दे रखा है और जूट का साइंटिफिक नेम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। दूसरा है कॉटन जिसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम, ठीक है, गॉसिपियम हो गया इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। PI आएगा इसमें, ध्यान रखना, PIUM, ठीक है, गॉसिपियम PIUM। और सनई का साइंटिफिक नेम है आपका क्रोटोलेरिया जुन्सिया, और कोकोनट का साइंटिफिक नेम है कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है। तो ये चार प्लांट्स हैं जिससे फाइबर मिलता है, और प्लांट के अलग अलग भाग होते हैं जिनमें थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, थोड़ा दीवार जैसा मोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका उपयोग क्लॉथ, रोप्स, बैग्स बनाने में उपयोग करते हैं। अब एक्चुअली जो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है इसी में क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम फर्दर आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जूट की बात करेंगे। तो जूट से ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और जूट का साइंटिफिक नेम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस साइंटिफिक नेम है। ये कोर्स फाइबर है, मोटा फाइबर है। एक होता है फाइन फाइबर और एक होता है कोर्स मतलब मोटा फाइबर, फाइन मतलब पतला फाइबर, बहुत हल्का। ये आता है जूट प्लांट से, और इसकी जो स्टेम होती है उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उससे प्रोसेस करके फाइबर निकलता है। जूट का जो स्टेम होती है, जैसे ये जूट का प्लांट हो गया, तो इसकी जो स्टेम है उसको प्रोसेस करते हैं, ट्रीट करते हैं, फिर जब जाके बनेगा आपका जूट का रेशा, और उस रेशे से रोप, गमी, सैक मतलब ये जो बोरियाँ होते हैं, बोरे, और मैट्रेस, कारपेट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। कॉटन, आपको पता है कॉटन जो कपास का जो पौधा होता है, इसको हम रुई भी बोलते हैं। इसमें ये जो सीड पोल होता है उसी से निकलती है आपकी रुई, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम इसका गॉसिपियम PIUM आएगा इसमें, ठीक है। और ये सॉफ्ट फाइबर है जो सीड पोल से मिलता है, कॉटन प्लांट की सीड पोल से। सनई, ये सनई का प्लांट है। इसका जो स्टेम होता है वहाँ से छील के रेशे निकाले जाते हैं, और उनसे हम रोप्स, गनी, सैक्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये भी स्टेम से मिलता है। कहाँ से मिलता है? स्टेम से। कोकोनट, तो इसका साइंटिफिक नेम है कोकोस न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें जो फाइबर निकलता है कोकोनट प्लांट में उसको हम बोलते हैं कोयर। तो ये फाइबर निकलता कहाँ से? जो कोकोनट होता है उसको आप जब आप खोलोगे, इसका जो कवर, जो हार्ड कवर रहता है, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोयर। इसका उपयोग किया जाता है रोप्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, चादर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टिम्बर, अब हम लकड़ी की बात करेंगे। तो पेड़ में आपको मैंने अभी बताया था जब स्टार्टिंग की थी, तो जाइलम और फ्लोएम दो ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, और जाइलम का काम होता है प्लांट में रूट से लेके प्लांट के सभी पार्ट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं। तो हम जाइलम की बात करेंगे तो ध्यान रखना, जाइलम ये प्राइमरी जाइलम है। अगर पेड़ को मान लो ये आपका पेड़ है, इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन से काट के देखो, ठीक है। तो जब इसके स्टेम को काट के देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल वाला पोर्शन प्राइमरी जाइलम है, इसके ऊपर वाला पोर्शन सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। तो वुड क्या होती है? ये जो सेकेंडरी जाइलम होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? वुड बोलते हैं। और टिम्बर का उपयोग किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। टिम्बर लकड़ी का एक दूसरा नाम है। कई बार हम लकड़ी ना यूज करके टिम्बर यूज कर लेते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, टेबल, चेयर, बेड, कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लांट हैं जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है टीक, जिसको हम सागवान बोलते हैं, इसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। दूसरा है साल का साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। फिर इसके बाद है शीशम, इसका साइंटिफिक नेम है डेलबर्जिया सिस्सू। फिर है आपका रोहिड़ा, और रोहिड़ा आपको पता होगा राजस्थान का, रोहिड़े में जो फ्लावर पाया जाता है वो आपका स्टेट फ्लावर है, रोहिड़े का फ्लावर,
ठीक है। इसको हम मारवाड़ सागवान भी बोलते हैं रोहिड़ा को। इसका साइंटिफिक नेम है टेकोमेला अंडुलेटा। इसके बाद खेजड़ी, जो राजस्थान का स्टेट ट्री है, खेजड़ी है, ये आपका टीक हो गया, ये साल हो गया, और ये आपका शीशम हो गया, और ये रोहिड़ा हो गया, ये खेजड़ी हो गया, और ये देवदार हो गया, ठीक है। तो खेजड़ी राजस्थान का स्टेट ट्री है और इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अगला है देवदार, इसका सिट्रस देवदारा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो प्लांट्स वाला टॉपिक है ये ख़त्म होता है। अब हम एनिमल्स वाले टॉपिक पर जाएंगे। एनिमल्स का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर हमारा 14 चल रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब तक के 6 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देखा था। आई होप आपने वो सारे लेक्चर देखें। आज से हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। अब जो जानवर हैं उनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे समझ लो सीधे सीधे अगर मैं बात कहूँ, कैसे हम जानवरों से मतलब पैसा कमा सकते हैं, सीधी भाषा में यूँ बोलूँ, या जानवरों से कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, मिलते हैं, जिनको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अब, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। तो पहली बात तो ध्यान रखना, मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेट एनिमल्स टू ऑब्टेन। हम जो जानवरों को हम पालते हैं, जानवरों का पालन पोषण करते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेट करना। डोमेस्टिकेट का मतलब है जानवरों को पालना। तो जानवरों को हम क्यों पालते हैं? ताकि हमें जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, लेदर मिलता है, और बोन्स मिलती हैं, वूल्स मतलब ऊन मिलती है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने की चीज़ें होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं, और बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस होते हैं, दूध पीते हैं। मिल्क के और भी बहुत सारे डेयरी इंडस्ट्री है जो पूरी मिल्क पर डिपेंडेंट है। इससे आपको दूध से दही, घी, चीज़, बटर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। और ऊन का कपड़े जो मतलब क्लॉथ इंडस्ट्री है वो भी इन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं अगर हम जानवरों को क्या करते हैं, पालते हैं। और इसीलिए इंसान जानवरों को पालते हैं। डोमेस्टिकेट मतलब उनको पालन पोषण करना। अब इतना ही नहीं कि इनसे ये प्रोडक्ट मिले इसीलिए पालन पोषण करने, इसके अलावा भी जानवरों का बहुत हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो एक तो फार्मिंग। शुरुआत में जो फार्मिंग हम करते थे, किसान खेती जो करता था, उसमें भी जानवरों का इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवागमन का जो साधन होते थे, आप अब तो खैर चलो आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। पहले के टाइम पे जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तब हम किस से जाते थे? तब हम जानवरों का इस्तेमाल करते थे। घोड़े से जाते थे, हाथी से जाते थे। सेनाएँ जो होती थी, आज की डेट में आप देखो हमारी जो आर्मी है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। पर पहले के टाइम पर आपने सुना होगा कि हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, कितने सारे जानवर हुआ करते थे सेनाओं में। जिसकी सेना में जितने ज़्यादा हाथी हुआ करते थे बताते थे कि वो ज़्यादा बलशाली है। मगर अब इनका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, हालांकि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका उपयोग एग्रीकल्चर में हम करते हैं, अभी भी कई जगह करते होंगे जहाँ पर मतलब मुझे लगता नहीं करते होंगे, पर फिर भी जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है और डेवलपमेंट नहीं आया है, वहाँ पर ये यूज करते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते हैं, बैल यूज करते हैं, ऑक्स घोड़े यूज करते हैं, और ये गधे दिखा रखे हैं, गधे डोंकी। तो गधों का भी उपयोग किया जाता है किसके लिए? माल ढोने के लिए। और बहुत सारी जगह पर आप जाओगे हिली एरियाज में, वहाँ पर जानवरों का अभी भी बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है अलग अलग पर्पजेज के लिए, ठीक है। वेरियस एनिमल्स हैव बीन रियरिंग। बहुत सारे एनिमल्स की हम रियरिंग करते हैं। रियरिंग मतलब उनको पाल रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। क्यों करते हैं? इनमें कौन कौन से जानवरों को हम पालते हैं? नंबर 1 हनी बीज मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी क्यों पालते हैं? ताकि उससे शहद मिल सके, हनी मिल सके। मधुमक्खी का क्या फ़ायदा है? एक तो हनी मिलेगा और साथ के साथ में वैक्स मतलब मोम मिलेगा आपको, ठीक है। सिल्क मोथ, सिल्क का जो कीड़ा होता है उसको पालते हैं। सिल्क कीट, रेशम कीट बोलते हैं इसको हम। सिल्क कीट को क्या बोलते हैं? रेशम का कीड़ा पालन करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? रेशम के कपड़े बना सकते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है। लेक इंसेक्ट, लाख का कीड़ा हम मतलब पालते हैं। और फिशेस, मछली पालन करते हैं। कोरल रीफ, समुद्रों में मतलब ये समुद्रों में होता है कोरल रीफ का जो रेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे जानवर पाले जाते हैं और इनसे बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जिनसे हम बेचकर पैसा कमाते हैं, ठीक है ना।
एनिमल्स आर लाइफ लाइन ऑफ विलेज इकोनॉमी। देखो गांव में आज की डेट में जितने भी बेचारे किसान भाई हैं या जितने भी लोग हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एनिमल्स हैं। अब देखो फसल तो आपको 6 महीने में मिलेगी एक बार या 4 महीने में एक बार मिलेगी, मगर डे टू डे जो नीड्स हैं इंसान की वो जनरली किससे फुलफिल होती हैं, जानवरों से फुलफिल होती है। तो गाँव में आपको जनरली बात कर रहा हूँ मैं, हर घर में आपको गाय भैंस देखने को मिल जाएंगी, और बकरी बकरी, अब वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। जनरली आपको गाय भैंस आपको देखने को मिलेगी। तो एक तो खुद की नीड्स फुलफिल करते हैं वो, और मिल्क बेचकर वो अपना घर का खर्चा भी चलाते हैं। तो मैनी पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए, पैसा कमाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, जानवरों पर डिपेंड होते हैं। और इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है भाई, बहुत गर्व की बात है अपने लिए। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, कितनी बड़ी बात है बताओ। इतना सारा मिल्क हम यहाँ पर अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है ना। ओके, इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री को हम बोलते हैं पशुपालन। पशुपालन के बारे में ध्यान रखना। प्ले ग्रेट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पुअर। जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, अगर वो जानवर वानवर भी पालते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा उनको क्या मिलती है, मदद मिलती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो गांव में जो लोग होते हैं गाय भैंस रखते हैं, गाय दूध निकालते हैं, दूध निकाल के अपना खर्चा पानी चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो आने वाला लेक्चर है, आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8, और इसमें हम देखेंगे एपीकल्चर टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। एपीकल्चर क्या होता है समझेंगे। यहाँ पे आप देख के आप पता ही लगा लिया होगा एपीकल्चर का मतलब क्या है। ये आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे जो इंसेक्ट दिखा रखे हैं, ये है हनी बी, जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी पालन ही क्या कहलाता है, अंग्रेजी में एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन के मेनली 2 फायदे होते हैं, एक तो इनसे हनी मिलता है, शहद मिलता है, और दूसरा मोम मिलता है जिसको वैक्स बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें किससे मिलती हैं, हनी बी से मिलती हैं, ठीक है। तो एपीकल्चर सिंपल सा मतलब है हनी बी का रियरिंग करना। क्या करना, रियरिंग। हनी बी का रियरिंग करना ही क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। रियरिंग का मतलब है पालन करना, ठीक है। आज की डेट में, पहले तो आपको पता है हनी बी नेचुरली मिलती थी पेड़ों पर, कहीं भी छत्ता बना के वहाँ पर शहद मिलता था। अब इसका यूज ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। तो आजकल आर्टिफिशियल ये मधुमक्खी के छत्ते बनाए जाते हैं, जिनको हाइव्स बोलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते बनाए जाते हैं, इन पर मधुमक्खी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, और इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल छत्ते बनाए जा रहे हैं, इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर ये काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। अगर कोई पूछे कि एपीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एपीकल्चर, तो आप फटाफट बता देना कि एपीकल्चर का मतलब है हनी बी का रियरिंग करना ही क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। हनी बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर परफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। देखो अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे पॉलिनेशन में भी हनी बी हेल्प करती है। पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे ये 2 फ्लावर दे रखे हैं किसी प्लांट के सपोज। इसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट है, वैसे ये पिस्टिल है, यहाँ पे ओवेरी है, और ये जो दिखा रखे हैं ये ऐसे करके जो दिखा रखा है ये तो है मेल पार्ट, ठीक है ना। और ये बीच में जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है जिसको ऐसे करके दिखा रखा है, ये है आपका फीमेल पार्ट, यहाँ पे है ओवेरी। अब देखो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है, एक टाइप है फर्टिलाइजेशन का जिसका नाम है पॉलिनेशन, जिसके थ्रू मेल और फीमेल पार्ट मिलते हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो पार्ट आपको दिखा रखा है, ये जो पार्ट यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिखा रखा है, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। इसमें कुछ दाने दाने से पाए जाते हैं, कड़ से पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर ये पोलन ग्रेन्स किसी कारणवश या कैसे भी करके यहाँ से अंदर आ जाए इसमें, तो ये जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन दोनों प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है, अपने खुद के ही फ्लावर से पोलन ग्रेन्स खुद के ही ओवेरी में चले जाएं, तो ये तो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और अब मान लो अगर फ्लावर सेम है, ये फ्लावर और ये फ्लावर सेम है, इस फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स हैं किसी कारणवश
जैसे यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स यहाँ हवा में आ गए, या फिर मान लो मधुमक्खी यहाँ पे बैठी, मधुमक्खी बैठ गई तो इसके पैरों से पोलन ग्रेन्स चिपक गए, और ये मधुमक्खी जाके यहाँ पर बैठ गई, और यहाँ पर इन्होंने इन पोलन्स को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से ये अंदर आ जाएंगे नीचे ओवेरी में। ओवेरी में आते ही ये ओव्यूल से मिलेंगे, और पोलन और ओव्यूल मिलके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर फिर फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी फ्लावर है जिस चीज़ का फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके इनका क्या होता है, पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो नेचुरल पॉलिनेशन होता है अपने आप, ये जैसे मान लो यहाँ पे जा रहा है तो उसमें हो सकता है वक्त लगे। अब यहाँ पर मधुमक्खी क्या कर रही है, फ्लावर्स पर ऐसे बैठती हैं, कभी इस फ्लावर पर कभी इस फ्लावर पर, तो इनके जो पैर होते हैं इनसे ये पोलन्स चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर पर जाके स्टिग्मा में, ये स्टिग्मा के थ्रू ओवेरी में चले जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन बढ़ जाता है। पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएगा। अब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा तो फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हनी बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर परफॉर्मिंग पॉलिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो फसल ज़्यादा होगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाई रियरिंग हनी बी द पॉलिनेशन प्रोसेस बिकम्स इजी बाई विच प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज। और इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगा तो फसल का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखो ये फ्लावर है और यहाँ पे मधुमक्खी बैठी है, तो कभी इस फ्लावर पर कभी इस पर कभी इस पर, तो ऐसे करके पॉलिनेशन ज़्यादा करती हैं, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो क्रॉप की यील्ड भी बढ़ जाती है। हनी इज हाई एनर्जी कंटेनिंग फूड आइटम विच डज नॉट स्पॉइल्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। देखो हनी की बहुत अच्छी खास बात तो यार क्या होती है, एक तो इसमें एनर्जी बहुत पाई जाती है, और साथ के साथ में हजारों सालों तक हनी भी अगर हनी को रख के रखें ना, आप शहद को रख के रखें, ओरिजिनल शहद कभी ख़राब नहीं होता, हजार हजार साल तक ख़राब नहीं होता। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो इसको यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह, और प्रिजर्वेटिव का मतलब है ऐसे पदार्थ जो किसी चीज़ को ख़राब ना होने दे। मान लो हनी में आपने किसी चीज़ को रख दिया तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी लंबे लंबे समय तक। तो एंशियंट टाइम में बहुत सारे लोग, जैसे मिस्र के जो लोग होते थे, इजिप्ट के जो लोग होते थे, वो डेड बॉडीज को हनी के मतलब कोई बॉक्स होता है उसमें हनी भर दिया, उसमें रखते थे लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। आज भी बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हनी का उपयोग किया जाता है। तो हनी एक प्रिजर्वेटर की तरह काम करता है जो किसी सब्सटेंस को खराब होने से बचाता है। मतलब इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को ये क्या कर देता है, रोक देता है, वहाँ पर मतलब ख़राब नहीं होने देगा किसी भी चीज़ को। और इसका उपयोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में भी किया जाता है। आप देखो आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य जो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको शहद में मिलाकर आपको चाटना या खाना है, जो भी करना है, तो शहद के साथ बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो हनी का उपयोग हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी मिलती है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है हनी का। ठीक है, तो ये जो मधुमक्खी पालन जो करते हैं, या हनी कॉम्ब जो होते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, तो मधुमक्खी के छत्तों का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो इनसे हनी मिलता है, शहद मिलता है, और साथ के साथ में जो छत्ता होता है जिसको हनी कॉम्ब बोलते हैं, उसमें मोम मिलता है। उससे क्या मिलता है, मोम का मतलब है वैक्स मिलेगा, वी वैक्स, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो है उससे मोम मिलेगा। ठीक है। एट प्रेजेंट रियरिंग ऑफ हनी बीज इन आर्टिफिशियल कॉम्ब प्रैक्टिस लार्जली। आज की डेट में, अब मैंने बताया था डिमांड बढ़ गई है, तो आज की डेट में इसको आर्टिफिशियल जो छत्ते होते हैं, हनी कॉम्ब होते हैं आर्टिफिशियल, वहाँ पर उसके थ्रू क्या की जा रही है, ये रियरिंग की जाती है किसकी, हनी बीज की। तो अभी ये बॉक्स दिखा रखे हैं, बॉक्स में ऐसे करके एक आर्टिफिशियल हनी कॉम्ब होता है, उस पर मधुमक्खी आ जाती हैं और फिर यहाँ पर शहद बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये आर्टिफिशियल काम भी आजकल स्टार्ट हो चुका है बहुत बड़े लेवल पर। तो ये हुआ हमारा क्या, एपीकल्चर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन पॉइंट आपको याद रखने, 2 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, बाकी अब हम अगले वाले लेक्चर में, आप जो लेक्चर आएगा उसमें हम सेरीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रेशम कीट पालन के बारे में पढ़ेंगे। रेशम का जो कीड़ा होता है उसका पालन करते हैं, क्यों पालन करते हैं, क्योंकि उससे क्या निकलता है, सिल्क निकलता है, रेशम निकलता है। ठीक है, वो अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस राजस्थान बोर्ड की, और जिसमें चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम देखेंगे सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका पालन किया जाता है। और क्यों पालन किया जाता है, ताकि इनसे रेशम का फाइबर मिल सके। ठीक है, तो सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालन, मतलब रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका पालन करते हैं। और क्यों पालन करते हैं, ताकि इनसे रेशम मिल सके। और रेशम का फायदा क्या होता है, रेशम बहुत ही अच्छा फाइबर होता है,
इससे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत शानदार कपड़े होते हैं। ठीक है, तो सेरीकल्चर के बारे में सारी जानकारी हम देखेंगे जो भी बुक में दे रखी है, कुछ जितनी भी है सेरीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो सेरीकल्चर अगर पूछ ले कोई आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाई सेरीकल्चर, तो इसका एक तो हिंदी में पता होना चाहिए कि हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन। और डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग का मतलब है पालन करना, मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया था। तो सिल्क मॉथ मतलब मॉथ का मतलब है जो कीड़ा होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको मॉथ बोल देते हैं, या सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हो। मॉथ की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्क वॉर्म। वॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉथ भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तो कन्फ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क, सिल्क प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीड़े का जो पालन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। और ये जो हम रेशम प्राप्त कर रहे हैं ना, ये हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सिस्टम है कि अभी करने लगे हैं। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना में। ध्यान रखना, प्राचीन समय में ये जो रेशम के कीड़े का जो पालन किया जाता था और इससे कपड़े बनाए जाते थे, रेशम के कपड़े बनाने की सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना में। और चाइना ने इसको हजारों सालों तक कई सालों तक इसको क्या रखा था, सीक्रेट रखा था, ताकि दुनिया को पता ना चले। चाइना हमेशा ऐसा ही रहा है, दूसरों से चीज़ें सीख लेता है मगर दूसरों को चीज़ें बताता नहीं है। ठीक है, तो रेशम से कपड़े बनाने की शुरुआत अगर कोई पूछ ले किस कंट्री में सबसे पहले हुई थी, तो ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना में। और फिर चाइना से ही ये धीरे 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 करके बाकी देशों में फैलने लगी, क्योंकि आप कितना भी छुपा लो किसी न किसी दिन तो पता चलेगा ही। सिल्क इज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी एंड लस्टर। सिल्क अब किस लिए जाना जाता है, एक तो इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है और साथ के साथ में एक चमक देखने को मिलती है। लस्टर का मतलब इसमें एक चमक देखने को मिलती है। अब बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो डेफिनेटली सबसे नंबर 1 पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे नंबर पर है अपना प्यारा भारत। तो भारत तीसरे नंबर पर आता है किसके मामले में, सिल्क प्रोड्यूस करने के मामले में। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का नाम तीसरे नंबर पर आता है। तो ये तो हुई एक बेसिक जानकारी। इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सिल्क लाइक थ्रेड आर कॉल्ड सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मॉथ यूज करो या वॉर्म एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अब सिल्क मॉथ बोलूँगा आगे से, ध्यान रखना। तो ऐसे कीड़े, इंसेक्ट का मतलब ऐसे कीड़े, ऐसे कीट, इंसेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कीट, ऐसे कीड़े या कीट जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं, सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिल्क मॉथ। ठीक है ना। अब ये जो रेशम का कीड़ा है ना, ये एक स्पेशल प्लांट की लीव्स पर ये मतलब क्या करता है, स्पेशल प्लांट्स की लीव्स इसको खिलाई जाती हैं और उस प्लांट का नाम है मलबरी। मलबरी को बोलते हैं सहतूत। ये प्लांट आपने देखा होगा, सहतूत ये खाए भी होंगे, आई होप आपने। बहुत प्यारे मीठे फल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, और बहुत सारी जगह पर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसका पालन कहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखना। रेशम का जो कीड़ा है इसको कहाँ पर उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है मलबरी लीव्स। मलबरी मतलब सहतूत की पत्तियों पर इसको ग्रो किया जाता है। और हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा जो रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है वो स्पेसीज है बॉम्बैक्स मोरी। ध्यान देना, कौन सी स्पेसीज को हम पालते हैं, रेशम के कीट की कई सारी स्पेसीज हैं, हम जो ज़्यादा पालते हैं वो है बॉम्बैक्स मोरी। बॉम्बैक्स मोरी को हम सबसे ज़्यादा पालते हैं। ठीक है, और ये जो बॉम्बैक्स मोरी है ये ऑर्थोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है। और सब ग्रुप की बात करें तो इसका सब ग्रुप है लेपिडोप्टेरा। ठीक है ना। और भारत में एक साल में 2 से 7 जनरेशन को पाल लिया जाता है, मतलब एक ही साल में 2 से लेकर 7 जनरेशन रेशम कीट की पाल ली जाती हैं हमें, मतलब 2 से 7 बार हमें प्रोडक्शन कर लेते हैं किसका, सिल्क का। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क का कीड़ा होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कैसे उसका पूरा की पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, जैसे मान लो ये है अपना सिल्क मोथ। क्या है, सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ पहले क्या करेगा, अंडे ले करेगा, अंडे देगा। या कई मतलब बहुत सारी मात्रा में क्या देते हैं, अंडे ले करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये अंडे कौन देगा, फीमेल सिल्क मोथ देता है। ठीक है, ओके। ये अंडे बड़े होकर इनमें से लार्वा बाहर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, लार्वा बाहर निकल के आएगा। और लार्वा बड़ा होकर डेवलप हो जाएगा इस वाली शेप में, इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ध्यान देगा, अंडों में से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। लार्वा बड़ा होकर क्या बन जाएगा, कैटरपिलर बन जाएगा। फिर कैटरपिलर सहतूत की पत्तियों को खाएगा, मलबरी की लीव्स को खाएगा, और एक समय ऐसा आएगा ये खाना बंद कर देगा। खाना बंद करके फिर ये प्रोड्यूस करता है क्या, सिल्क। क्या प्रोड्यूस करेगा, सिल्क। ऐसे करके ये प्रोड्यूस करता जाएगा, अपने चारों तरफ थ्रेड बनाएगा, बनाता रहेगा, और बीच में फिर खुद यहाँ पे खुद रह जाता है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाता है इसको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं,
कोकून, और इस कोकून के भीतर जो सिल्क का कीड़ा वो इसके अंदर रहता है और उसको बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलेंगे। और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कोकून। तो ध्यान देना, लाइफ साइकिल में हम यही देखेंगे कि सिल्क मॉथ जो होता है पहले अपने अंडे देता है, फिर ये लार्वा में कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये सिल्क प्रोड्यूस करता है और ये बनाता है कोकून, और कोकून के बाद में इसमें से कीड़ा जो निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं सिल्क मॉथ। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अडल्ट मतलब इस कीड़े की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अडल्ट है। अडल्ट अपीयर्स लाइक मॉथ, ये जब बड़ा हो जाता है तो ये मॉथ की तरह दिखता है, मतलब इस प्यूपा में से निकलेगा बाहर, बड़ा होकर ये किसकी तरह दिखाई देगा? इसमें इसके अंदर जो कोकून है, कोकून के अंदर भीतर ये सिल्क का कीड़ा पाया जाता है। ये कैटरपिलर क्या बन जाता है? बड़ा कीड़ा बन जाता है इसके अंदर, और बाहर निकल के आएगा, इसको सिल्क मॉथ बोलेंगे। ये फीमेल सिल्क मॉथ से मिलेगा और जब फिर रिप्रोडक्शन होगा और फिर इसमें से कई सारे अंडे बाहर निकलेंगे। तो ध्यान देना, जो अडल्ट होता है वो मॉथ की तरह दिखाई देता है, इसकी तरह दिखाई देता है। इसका कलर पेल ब्राउन होता है, थोड़ा पीला और ब्राउन कलर का सा होता है। फिर दूसरी स्टेज है एग। ये जो है सिल्क मॉथ, ये क्या करेगा? एग ले करेगा, बहुत सारी संख्या में एक किस्म से एग निकलते हैं। तो ये सिल्क मॉथ जो है अपने अंडे कहाँ पर देता है? मलबरी की लीव्स पर, मतलब शहतूत की पत्तियों पर अपने अंडे देता है। इन अंडों को इकट्ठा करके किसानों को बेच दिया जाता है कि लो भाई इनको ले जाओ और इनको आगे आप पालन पोषण करो। फिर इन अंडों में से निकलता है लार्वा। क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। तो आफ्टर ओरिजिन ऑफ एग्स लार्वा कम आउट, ठीक है, लार्वा बाहर निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलेंगे? कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोलते हैं। ये लार्वा किसको खाता है? शहतूत की पत्तियों को खाता है। और ये लार्वा बड़ा होकर 5 गुना तक बढ़ जाता है। लार्वा जो ग्रो होकर 5 गुना तक बढ़ जाएगा। ओरिजिनली इसका जो भी साइज था उसके 4-5 गुना तक बड़ा हो जाता है। लार्वा में स्पेशल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं सिल्क ग्लैंड्स। ये सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और ये इनकी सैलाइवा में से जो चीज़ निकलेगी वही क्या है? सिल्क है। लार्वा रिलीज लिक्विड प्रोटीन। लार्वा में से एक लिक्विड प्रोटीन निकलती है जो हार्ड होकर क्या बन जाती है? फाइबर बन जाती है, जिसको हम सिल्क बोलते हैं। तो लार्वा जो है क्या रिलीज करेगा? एक लिक्विड प्रोटीन रिलीज करेगा, ये जो लार्वा है, और वही प्रोटीन हार्ड होकर क्या बन जाएगी? फाइबर बन जाएगी, ठीक है। तो ये सिल्क मॉथ, फिर ये अंडे देगा, ये अंडे देगा, अंडे देने के बाद ये लार्वा निकलेगा, कैटरपिलर बोलते हैं। फिर ये बनाएगा कोकून। क्या बनाएगा? कोकून और प्यूपा, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो लेंथ ऑफ फुली डेवलप्ड लार्वा इज 7.5 सेंटीमीटर। जो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है लार्वा, तो उसकी लेंथ हो जाती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है, कम भी हो सकती है। और फुली डेवलप्ड लार्वा, जो पूरी तरह से लार्वा डेवलप्ड हो जाता है, वो फिर खाना बंद कर देता है, और खाना बंद करने के बाद वो कोकून बनाएगा। अब जैसे मान लो ये लार्वा है, ये क्या है? लार्वा। ये फिर खाना बंद करेगा, फिर ये क्या करेगा? ऐसे करके थ्रेड इसमें से निकलते जाएंगे, चारों तरफ अपने आप घेरता जाएगा ऐसे करके, और बीच में फिर खुद रह जाता है, ठीक है ना। तो ये बीच में जो रह जाता है इसको तो हम बोलते हैं प्यूपा, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कोकून, ठीक है। तो इट कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली विद सिल्क थ्रेड। तो जो लार्वा होता है ये अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है सिल्क थ्रेड से। और ये इनएक्टिव लार्वा जो अंदर रहता है कोकून के, उसी को हम बोलते हैं प्यूपा। इसको ऐसे समझोगे आप। तो ये लार्वा है, ये अपने चारों तरफ क्या कवर कर लिया? अपने आप को कवर कर लिया। और ये चारों तरफ जो चीज़ दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं प्यूपा, और कोकून बोलते हैं। और ये भीतर जो कीड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपा। तो ये तो हो गया प्यूपा, ये हो गया कोकून, ठीक है ना। और यही है असली चीज़ जिससे हमें क्या बनता है? सिल्क बनता है, बाहर वाली जो चीज़ है, ठीक है ना। और प्रत्येक जो कोकून होता है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये जो कोकून होता है बाहर वाला, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें से लगभग 1000 से 1200, 1000 से 1200 मीटर सिल्क थ्रेड मिलता है हमें, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। और कोकून का जो वेट होता है 1.8 ग्राम से 2.8 ग्राम होता है। जो कोकून होता है इतना ग्राम तक वजन हो सकता है। सिल्क जो होती है ये 2 प्रकार के प्रोटीन से बनी हुई होती है। अंदर वाला भाग जो होता है वो फाइब्रिन प्रोटीन से बना हुआ आता है, बाहर वाला जो भाग होता है वो सेरिसन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? हमने देखा अभी सेरीकल्चर के बारे में देखा। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीड़े को पालन करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं। चीज़ों को रिवाइज करना, पढ़ना बार बार, और आपकी मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लैक कल्चर के बारे में। लैक को हम बोलते हैं लाख। ये लाख है और लाख का कीड़ा है, ठीक है ना। इससे लैक प्रोड्यूस होता है,
और ये हमारा 10th लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस राजस्थान बोर्ड की, और चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है। ठीक है, तो लैक कल्चर के बारे में शुरुआत करते हैं और इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें पहले समझेंगे। पहली बात तो लैक क्या होता है। ये आपको जो पिक्चर में दिखाया था ये होता है लैक, और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लाख का जो कीड़ा होता है उसको, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ये पेड़ पर अपने आप को ऐसे मतलब पेड़ की जो टहनी होती है उसके चारों तरफ उसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और यहीं पर लैक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, तो ये लैक है। और इसका प्रयोग भी कहाँ पर किया जाता है, बहुत सारा यूज किया जाता है इसका, जो चूड़ी वूड़ी बनाने में, जो मतलब बैंगल्स होती हैं महिलाओं की, और भी कुछ सजावटी आइटम्स होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, वहाँ पर बनाने में इसका यूज किया जाता है। लैक कल्चर, जिसको हिंदी में लाख बोलते हैं, ये बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है। ये लाख मनी वाला लाख नहीं है, पर इसको लाख बोलते हैं। ठीक है ना, तो लैक क्या होता है, पहली बात तो लैक क्या होता है। तो एक तो ये जो लैक है, ये लैक के इंसेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ये लैक का इंसेक्ट है, इसके द्वारा ये क्या किया जा रहा है, लाख प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये एक रेजिनस सब्सटेंस है जो कि लैक इंसेक्ट की लैक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। तो लाख इंसेक्ट जो है उसके अंदर लैक ग्लैंड पाई जाती हैं, लाख ग्लैंड पाई जाती हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, रेजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। थोड़ा सा अजीब रबड़ जैसा सा रहता है ये, उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, लैक बोलते हैं। और लैक कल्चर का मतलब क्या है, लैक कल्चर का मतलब है जब लाख के कीड़ों का पालन करें, किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, बेचने के लिए, जब उनको यूज करें, व्यापारिक स्तर पर जब उसका यूज करते हैं, उनको पालन करते हैं, तो यही चीज़ क्या कहलाता है, लैक कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक इज कॉल्ड लैक कल्चर। ठीक है ना, भारत जो है विश्व का 80% लैक का प्रोडक्शन करता है। ध्यान रखना, वर्ल्ड में मान लो 100% लैक का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें से 80% जो भाग है वो कौन प्रोड्यूस करता है, भारत प्रोड्यूस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, तो यह है लेसिफर लैका। लेसिफर लैका, ध्यान देना, लेसिफर, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसिफर लैका, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। तो ये लैक के इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है। लैक इंसेक्ट इज वेरी माइक्रो साइज। लैक का जो इंसेक्ट होता है बहुत ही छोटा होता है, और ये क्रीपिंग इंसेक्ट होता है, जो धीरे 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 चलता है, रेंग रेंग के चलता है, क्रॉलिंग करके चलता है, इसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इंसेक्ट। और ये लैक के द्वारा कवर होता है। जैसे मान लो ये लैक का कीड़ा है, तो ये अपने आप को कवर कर लेता है, किससे, लैक से कवर कर लेता है, लाख से कवर कर लेता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मेल और फीमेल इंसेक्ट की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मेल इंसेक्ट की। ये दोनों प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है, दो ही हर जगह मिलेंगे आपको, मेल भी मिलेंगे और फीमेल भी मिलेंगे। तो मेल इंसेक्ट साइज में छोटा होता है, और फीमेल इंसेक्ट जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना, और मेल इंसेक्ट का जो कलर होता है थोड़ा पिंक कलर का होता है, और मेल इंसेक्ट लैक प्रोड्यूस करता है जब वो अपनी लार्वा स्टेट में होता है। इसकी भी लाइफ साइकिल होती है, जैसे हमने रेशम कीट की लाइफ साइकिल देखी थी, उसी प्रकार इसकी भी लाइफ साइकिल होती है। और जब मेल जो होता है, मेल इंसेक्ट जब अपनी लार्वा स्टेज में होता है, तब ये प्रोड्यूस करता है लैक। ये तो हुई मेल इंसेक्ट के बारे में। 3 पॉइंट याद रखने। मेल इंसेक्ट पहली बात तो छोटे होते हैं, दूसरी बात पिंक कलर के होते हैं, और ये जो लैक प्रोड्यूस करते हैं कब प्रोड्यूस करते हैं, जब अपनी लार्वा स्टेट में होते हैं। अब बात करेंगे फीमेल इंसेक्ट की। तो लैक का जो फीमेल इंसेक्ट होता है वो मेल से थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करता है मेल मेट्स की तुलना में। ठीक है, अपने जो मेल साथी होते हैं उनकी तुलना में फीमेल जो है लैक इंसेक्ट वो ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करता है। और फीमेल जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, ट्री जो होते हैं, उनकी सॉफ्ट ब्रांच से चिपक जाते हैं, और उसका जो रस होता है उसको चूस लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, और फिर अपने आप फिर ये लैक बनाना स्टार्ट करते हैं अपने अराउंड, मतलब अपने चारों तरफ क्या करते हैं, लैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने शरीर को चारों ओर से, शरीर के चारों ओर क्या करते हैं, लैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो फीमेल लैक है, फीमेल जो कीड़ा है, वो प्लांट की जो टहनी होती है, टी की जो टहनी होती है, उससे चिपक जाते हैं, उसमें से रस चूसते हैं, और अपने शरीर के चारों ओर क्या बनाना कर देंगे, लैक बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो ये कीड़ा है, तो इसके चारों तरफ ऐसे लैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हर साल भारत में लैक की 4 फसलें प्राप्त होती हैं। कितनी क्रॉप्स प्राप्त होती हैं, 4 फसलें प्राप्त होती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना,
यहाँ पे एक फसल है रंगीनी क्रॉप। कौन सी क्रॉप है? रंगीनी क्रॉप। तो अबाउट 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रंगीनी क्रॉप। तो जो रंगीनी क्रॉप है उससे अब भारत में जितना भी लैक प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% जो प्रोडक्शन है वो रंगीनी क्रॉप से हमें मिलता है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे ये पेड़ की टहनी हो गई और ये लैक है। क्या है? लैक। और इसके अंदर क्या होगा? भीतर लैक इंसेक्ट होगा। लैक प्रोडक्शन के दो तरीके हैं, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक मेथड है, पुराना है देसी मेथड, और एक है मॉडर्न मेथड मतलब आधुनिक, आज का नया मेथड ये है, ये पुराना मेथड है। नया और पुराना मेथड एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुराना जो देसी मेथड है अपना ट्रेडिशनल मेथड है वो देखेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखना ये पुराना मेथड है और अनसाइंटिफिक है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से इसको नहीं करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, पुराना चलता आ रहा है। और इसमें इसको ट्राइबल लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। आदिवासी जो लोग होते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड को उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ट्री होता है, ट्री को क्या कर दिया था? चॉप कर दिया था। चॉप मतलब काट लिया जाता है लाख प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें जो लाख का जो पौधा होता है, इसमें जो लाख के पौधे होते हैं उसको काट कर उससे लाख एकत्रित की जाती है, लाख कलेक्ट की जाती है। और इसमें एक दिक्कत होती है, जो लैक इंसेक्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब उसको पेड़ से काट लाएंगे तो पेड़ सूख जाएगा, सिंपल सी बात है, और कीड़े को मतलब रस नहीं मिलेगा और कीड़ा मर जाता है। इससे क्या होता है, इसकी जो अगली क्रॉप होती है, आगामी जो फसल होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। मॉडर्न मेथड की बात करें तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। कैसा मेथड है? साइंटिफिक मेथड है। और इसमें जो नेक्स्ट क्रॉप होती है उसका लॉस बचा लिया जाता है, उसमें नेक्स्ट क्रॉप का लॉस नहीं होने दिया जाता है। इसमें किया जाता है, इसमें जो लाख होता है उसको एक ही बार में ना निकाल कर टर्न बाई टर्न निकालते हैं, फेजेज में, मतलब बारी बारी से धीरे धीरे करके इसको निकाला जाता है, एक ही बार में नहीं निकाला जाता है। तो लैक इज नॉट कनेक्टेड इन सिंगल स्टांस। लाख को एक ही बार में नहीं निकालते हैं पेड़ से, उसको धीरे धीरे टर्न बाई टर्न करके निकालते हैं। अभी जैसे मान लो टहनी है, पहले इतने से निकाल लिया, फिर इतने से निकाल लिया, फिर इतने से निकाल लिया, फिर धीरे धीरे दोबारा से फिर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक साइंटिफिक मेथड है, पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं पड़ती और लैक के जो इंसेक्ट होते हैं उनका लॉस भी नहीं होता और मतलब लैक हमें मिलता रहता है। तो ये दोनों हो गए। अब एक नंबर का और क्वेश्चन बन सकता है, लैक सेंटर, रिसर्च सेंटर फॉर लैक, रिसर्च सेंटर कहाँ पर है इसका? तो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है रांची में, और रांची कहाँ है? झारखंड में। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। तो भाई ये देखो, ये है नेपाल, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, बिहार के नीचे है झारखंड और झारखंड की कैपिटल है रांची। तो ध्यान देना, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रांची झारखंड में, ठीक है ना। तो मैप की भी प्रैक्टिस करते रहो आप, एसएसटी में काम आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे फिशरी के बारे में, मतलब मछली पालन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11, और 11 में हम जानेंगे फिशरी के बारे में। फिशरी मतलब होता है मछली पालन के बारे में हम जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और चैप्टर नंबर हमारा 14 चल रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो मछली पालन के बारे में पूरी चीज़ जानेंगे, और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान रखना। स्पेशली इसी टॉपिक से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो दोबारा से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पता है क्लास 10th में जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। तो हर चीज़ को आपको मतलब सावधानी से पढ़ना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है, कुछ भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो फिशरी मतलब मछली पालन, और मछली पालन बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑक्यूपेशन है। बहुत सारे एरिया में जो लोग हैं भारत में, ऐसे कई सारे एरिया हैं जहाँ पर लोग बाग अपना जो गुजारा है वो कैसे करते हैं? मछली पालन करके करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ इनकम है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इन द सेंस, जैसे आपको पता है जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो कोस्टल स्टेट में जितने भी एरिया आते हैं, जैसे मान लो यहाँ से हम गुजरात से बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग, मोस्टली मैं तो कहूँगा 90% से भी ज़्यादा, 90+% से ज़्यादा लोग मछली मतलब इनका एक आहार है, फूड आइटम है, ऐसे समझ लो। मतलब इनकी डाइट में आपको फिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ मतलब मेन चीज़ है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों का जब फिश आहार है तो डेफिनेटली इस एरिया में फिशरीज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। मतलब बहुत सारे लोग किससे जुड़े हुए होंगे? फिशरीज से जुड़े होंगे, मछली पालन से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो मछली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिशरी जिसको हम पिसी कल्चर भी बोलते हैं, पिसी कल्चर का मतलब यही है, फिशरीज को, ये मछली पालन को पिसी कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना।
मछलियाँ जो होती हैं, फिश जो होती है, ये प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्रोटीन आपको पता है खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें से जो अगर कोई फिश खाता है तो उसको प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, प्रोटीन मिलता है। और फिशरी अगर आ जाए कि व्हाट इज फिशरी, तो आप बता देना कि द रियरिंग ऑफ फिश फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज इज कॉल्ड फिशरी। मछलियों को कॉमर्शियल पर्पज के लिए क्या करना, पालन करना, उनका क्या कहलाता है, फिशरी कहलाता है। ठीक है। अब एक तो नेचुरली भी पाई जाती है और कई बार हम मछली पालन करते भी हैं, जैसे मान लो आपने आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के वहाँ पर मछली का बीज डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे से वो लाते हैं और वो फिर वहाँ पर बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर उनको बेचते हैं। तो मतलब कॉमर्शियल लेवल पर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फिशरी जो है वो पॉन्ड्स में भी की जाती है, लेक्स में भी की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मछली कहीं मिलेंगे नहीं, मछली आपको रिवर्स में भी देखने को मिलेंगी, मछली आपको ओशियंस में देखने को मिलेंगी, सीज में देखने को मिलेंगी, मगर जो फिशरीज की जाती है कॉमर्शियल लेवल पर वो पॉन्ड्स और लेक्स में की जाती है। India is the sixth India is at sixth position in the world in the sea food production। ध्यान देना, सी फूड प्रोडक्शन के मामले में भारत विश्व में 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 6th पोजीशन पे वर्ल्ड में। ठीक है ना। और फिशरी एक इंडस्ट्री है। हमारे भारत के कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे मैंने अभी कई सारे नाम लिए थे, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर ये जो फिशरी है ये बहुत ही पुराना एक इंडस्ट्री है, लगभग 1500 ईयर्स ओल्ड इंडस्ट्री है, ध्यान रखना। ठीक है ना। फिश प्रोडक्शन इज हाइयर इन फ्रेश वाटर देन सैलाइन वाटर। देखो फ्रेश वाटर का मतलब है मीठा पानी और सैलाइन वाटर का मतलब है खारा पानी। ठीक है ना। तो फिश प्रोडक्शन मीठे पानी में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू खारे पानी की तुलना में। तो खारे पानी में मछलियाँ कम प्रोड्यूस होती हैं, जबकि मीठे पानी में मछलियाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस, क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था कि फ्रेश वाटर फिशेस की एक दो वैरायटीज के नाम बताओ, प्रजातियों के नाम बताओ। तो यहाँ पर अपनी बुक में 3 प्रजाति दे रखी हैं, रोहू, कटला, मृगल। कौन कौन सी हैं, रोहू, कटला, मृगल। ये 3 स्पीसीज हैं फिशेस की। ये है आपकी रोहू, ये है कटला और ये है मृगल। ये 3 स्पीसीज हैं फ्रेश वाटर फिशेस। तो ये पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर फिशेस की जो स्पीसीज हैं उनके नाम लिखो, तो आपको फटाफट से बताना है कि ये हैं फ्रेश वाटर फिशेस जो कहाँ पर पाई जाती हैं, भारत में इनका उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा ये जो मछली दिखा रखी है, ये जो फिश दिखा रखी है, इसका नाम है कॉमन कार्प। क्या है, कॉमन कार्प। ये जो कॉमन कार्प है इसका भी प्रोडक्शन भारत में किया जाता है और ये एक फॉरेन स्पीसीज है, विदेशी स्पीसीज है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ए लैंड विथ क्लेई सॉइल इज कंसीडर्ड गुड फॉर मेकिंग ऑफ पॉन्ड। अगर मान लो आपको मछली उत्पादन के लिए, फिशरीज के लिए पॉन्ड का चुनाव करना है, तो अगर वहाँ पर क्लेई सॉइल है तो वो अच्छी रहती है। किसके लिए, फिशरीज के लिए अच्छी रहती है। ठीक है ना। फूड फॉर फिशेस, अब देखो मछलियों को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, मछलियों को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मछलियों के लिए नेचुरल फूड है, अवेलेबल होता है, और हम आर्टिफिशियल फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। नेचुरल मतलब जहाँ भी मछलियाँ ग्रो करती हैं नेचुरली, वहाँ पर वो रहती हैं, वह जीव वहाँ पर जो जैसे ओशियंस हो गया या रिवर्स हो गया या वाटर बॉडी, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको मछलियाँ खाती हैं नेचुरली। अगर आप कॉमर्शियल पर्पज पर कर रहे हो तो उसमें आप आर्टिफिशियल फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे राइस हस्क, व्हीट ब्रेन और पीसेस ऑफ ग्रेन्स, इनको आप मछलियों को डाल सकते हो। ठीक है। कई बार तो आपने देखा होगा लोग बाग चपाती के छोटे छोटे पीस करके वो भी डाल देते हैं, बची आती हैं तो कुछ भी खा लेती हैं। ठीक है। तो नेचुरल फूड अगर कोई पूछे फिश का, तो स्मॉल वाटर प्लांट्स और स्मॉल वाटर एनिमल्स, ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, वो इनका मतलब नेचुरल फूड होता है। और आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, हम जो प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें राइस हस्क जिसको हम चावल की भूसी बोलते हैं, और व्हीट ब्रेन जिसको गेहूं की चापड़ बोलते हैं, और ग्रेन्स मतलब अनाज के टुकड़े, ये मतलब दिया जाता है किसको, मछलियों को खाने के लिए। ठीक है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, तो किन किन चीज़ों को हम कंट्रोल करके मछली का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, फिश प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए मामला, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो एक मीडियम टेम्परेचर है तो मतलब फिश प्रोडक्शन अच्छा रहता है। ऑक्सीजन, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है तो अच्छी तरह से फिश सर्वाइव करती हैं। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उससे फिश प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और मछलियाँ मर भी जाती हैं ऑक्सीजन के अभाव में। लाइट बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि पानी में अगर लाइट बराबर जाएगी तो वाटर में जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, जिससे फिर ऑक्सीजन बनती है। और वाटर फ्लो
जनरली अगर वाटर फ्लो करता रहेगा तो वो भी ठीक रहता है, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर रहता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वाटर फ्लो रहता है तो उसमें गंदगी भी मतलब रिसाइकल होती रहती है, या मतलब गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, लाइट और वाटर फ्लो, ये फिश प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। अगर इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलें तो फिश प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो बस फिश प्रोडक्शन के बारे में इतना ही, और बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री में भारत में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ देखेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री के साथ ही हम डेयरी इंडस्ट्री को भी हम देख लेंगे। ठीक है ना, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, इनकी जो वेराइटीज़ हैं उनके नाम के बारे में भी जानेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12, और इसमें हम देखने वाले एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल हम एंड पर पहुंच चुके हैं, चैप्टर अब फिनिश होने वाला है, 2-3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। अभी हम टॉपिक बाई टॉपिक हम वीडियोज बना रहे हैं। ठीक है ना, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या मतलब है? एनिमल हस्बेंड्री का, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है आपका पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या आता है? आपका पशुपालन आता है। और एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका? इनकम का, रूरल एरियाज में। ध्यान दो, गांव के जो लोग होते हैं, आपको पता है हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है? गाँव में पाई जाती है। और गाँव में लोगों का जो मेन सोर्स होता है इनकम का, एक तो होता है आपका फार्मिंग। ठीक है, खेती। अब आपको पता है खेती 6 महीने में या साल में 2-3 बार खेती होती है, और 2-3 बार इनकम होती है किसानों की। अब पूरी साल वो हाथ पे हाथ रख के तो बैठे नहीं रह सकते, इसलिए गांव में लोग क्या करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिसमें कई प्रकार के पशुओं का वो रियरिंग करते हैं। जैसे मान लो गाय रखते हैं कुछ लोग, कुछ भैंस रखते हैं, कोई बकरी रखता है, कोई भेड़ रखता है। तो इनसे क्या है, कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको बेचकर किसान अपना डे टू डे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री जो हमारी देश की रूरल इकोनॉमी है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और डेयरी फार्मिंग जो किस पर डिपेंडेंट है? मिल्क पर डिपेंडेंट है, ये है हमारी डेयरी फार्मिंग। तो इससे संबंधित चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जब भी वर्ड आए तो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पशुपालन की बात कर रहे हैं, पशुओं के पालन से संबंधित चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन पूछ ले क्या है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ कैटल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कैटल का मतलब जो पशु हैं, पशुओं के लिए फूड, शेल्टर मतलब उनका आवास, हेल्थ और रिप्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों से डील करने वाली जो साइंस है उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एक प्रकार की साइंस है जो पूरी तरह से किससे डील करती है? कैटल से डील करती है कि उनको किस प्रकार का खाना खिलाया जाए, कहाँ रहने का उनका क्या जुगाड़ होगा, उनकी हेल्थ के बारे में, और उनके रिप्रोडक्शन से संबंधित जो साइंस है वही है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री प्ले ग्रेट रोल इन द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। गांव में जो लोग रहते हैं ज़्यादातर आपको पता है पुअर लोग रहते हैं। तो पुअर लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए, ये क्या करता है? एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है और उनकी हेल्प करता है ऐसे टाइम पर जब कोई काम ना रहे, उस समय पर भी ये हेल्प करता है। तो पुअर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मेहनत तो खैर है डेफिनेटली, पर इतना नहीं है। गाँव में रहकर भी इस काम को कर सकते हैं, मतलब गाय भैंस पशु जो है पालन कर सकते हैं और उनसे अपना घर का खर्चा निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हमारी बुक में दे रखा है। तो ध्यान देना, इंडिया में जितना भी भैंस हैं, बफेलोज हैं, ध्यान रखना, इंडिया में जो भैंस हैं, बफेलो जो हैं, वो विश्व का 55% है। तो अबाउट 55% ऑफ वर्ल्ड बफेलो आर इन इंडिया। पूरे विश्व में जितनी भी भैंस हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में 200+ कंट्रीज हैं, हमारा अकेला भारत देश ऐसा है जहाँ पर 55% बफेलोज पाई जाती हैं, और वर्ल्ड की 15% यहाँ पर काव पाई जाती हैं, गाय पाई जाती हैं। और इंडिया में जितना भी दूध प्रोड्यूस हो रहा है उसका 53% जो मिल्क है वो कहाँ से आ रहा है? बफेलो से आ रहा है। तो ध्यान रखना, बफेलो का जो मिल्क है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 53%। और गाय का जो दूध है उसका कंट्रीब्यूशन है 43%। इंडिया में 53% मिल्क तो आता है बफेलो का,
43% आता है काऊ का, उसके बाद रिमेनिंग बाकी जानवरों का दूध आता है। ठीक है। वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 1 पर, ध्यान देना, इंडिया नंबर 1 पर है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। और अगर बकरियों की संख्या देखें, गोट का मतलब होता है बकरी, बकरियों की संख्या देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आता है। और भेड़ की संख्या देखें, भेड़ों की सीप मतलब भेड़ों की संख्या देखें तो इंडिया 3रे नंबर पर आता है वर्ल्ड में। और ये जो मुर्गे होते हैं, मुर्गा, इनकी अगर वो देखें संख्या तो वर्ल्ड में इंडिया 7th नंबर पर आता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे डेयरी फार्मिंग जो मिल्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है। तो मिल्क प्रोडक्शन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। तो जो डेयरी इंडस्ट्री होती है वो मेनली किस पर डिपेंड होती है? मिल्क प्रोडक्शन पर डिपेंड होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बफेलोज का, भैंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेयरी इंडस्ट्री में। अब हम देखें भैंसों की वेराइटीज़ देखेंगे, कौन कौन से वेराइटीज़ की भैंस पाई जाती हैं, कौन कौन सी प्रजाति की भैंस पाई जाती हैं, बफेलोज पाई जाती हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 वेराइटीज ऑफ बफेलोज। तो बफेलोज की वेराइटी में यहाँ पे दिखा रखी हैं, कई सारी भैंस दिखा रखी हैं, जैसे मुर्रा, नागपुरी, सूरती, भदावती, महसाणा, जाफराबादी। तो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं बुक में जो दे रखी हैं। तो बुक में कौन कौन सी दे रखी हैं? जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, भदावरी सॉरी, और महसाणा। ये हैं भैंसों की क्या प्रजातियाँ। ठीक है। जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, भदावरी, महसाणा, ये भैंसों की नस्ल है। ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल बोलते हैं इसको। ठीक है ना। गाय की नस्लों की बात करें, भारत में कौन कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती हैं? तो गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणवी, ये गाय पाई जाती हैं। जैसे ये गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी का फोटो है नहीं, और हरियाणवी, ये पाई जाती हैं गाय की नस्ल भारत में, ब्रीड पाई जाती हैं। और वैरायटी अगर देखें हम किसकी, गोट, बकरियों की वैरायटी देखें तो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, ये हो गई आपकी पासमिना, और ये है जमनापरी। ये 5-6 वैरायटी है किसकी? गोट की। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कौन कौन सी है गोट की, ध्यान देना, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पासमिना, जमनापरी, ये हैं आपकी गाय गोट की वैराइटीज़। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये डेयरी इंडस्ट्री ख़त्म होता है और साथ के साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी फिनिश होता है। अब कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, आने वाले लेक्चर्स में वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पाउल्ट्री एंड वूल इंडस्ट्री के बारे में। मतलब हम जानेंगे मुर्गी पालन के बारे में, और दूसरा जानेंगे ऊन वाली इंडस्ट्री के बारे में, जानेंगे ऊन उद्योग के बारे में जानेंगे। ठीक है। मुर्गी पालन बहुत अच्छा उद्योग है, वूल इंडस्ट्री भी है। तो इनसे सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होता है कि सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, और दूसरा बहुत सारे लोगों को इससे क्या मिलता है? रोजगार भी मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाउल्ट्री के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में। तो मुर्गी पालन के 2-3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो इससे मुर्गियों जो होती हैं उसको मीट के लिए यूज किया जाता है, और इसकी जो मीट या मांस होता है उसको चिकन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा इससे एग मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो डेफिनेशन कोई पूछे कि मुर्गी पालन क्या है, पाउल्ट्री फार्मिंग क्या है, तो आपको बताना है द रियरिंग ऑफ हैंस एंड डक्स, हैंस और डक्स का रियरिंग करना। किसके लिए? मीट एंड एग प्रोडक्शन के लिए इनका रियरिंग करना ही क्या कहलाता है? पाउल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। ठीक है ना। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरी चीज़, जो मीट है, जो चिकन मीट होती है और एग्स होते हैं, ये प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। तो जिनको भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको खा सकते हैं। हालांकि अब डिपेंड्स करता है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेज होते हैं, तो आप जो भी हैं, पर ये इतना ध्यान रखना कि ये जो मीट है और एग है ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, प्रोटीन इससे मिलती है। और प्रोटीन आपको पता है एक न्यूट्रिएंट है, और इसका भी उपयोग होता है, अपनी बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज होता है। अब एग प्रोडक्शन के मामले में अपना जो प्यारा भारत देश है ये 5वें नंबर पर आता है वर्ल्ड में। ध्यान रखना, वर्ल्ड में हम 5th पोजीशन पर हैं एग प्रोडक्शन के मामले में, अंडा प्रोडक्शन के मामले में। किसके अंडे? मुर्गी के। और इट इज़ वेरी इसेंशियल टू प्रोवाइड सेफ रेजिडेंस एंड न्यूट्रियस फूड टू कीप हैंस हेल्दी। मतलब मुर्गियों को अच्छा रखने के लिए, मुर्गियों की स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुर्गियाँ स्वस्थ रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे मुर्गियाँ रह रही हैं वो जगह जो होनी चाहिए वो सेफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और मुर्गियों को न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। अगर इनमें बीमारी फैल जाती है तो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। अब जो चिकन्स होते हैं या मुर्गी जो होती है उनके लिए क्या क्या खिलाया जाता है? तो कॉर्न या मेज,
बार्ले, मिलेट, वीट, ओट, ये सारी चीज़ें किसको, मुर्गियों को खिलाई जाती हैं, ठीक है, ताकि ये अपना ग्रोथ कर सकें। इनमें भी बीमारियां होती हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है रानीखेत। तो आप ध्यान रखना, रानीखेत जो डिजीज है किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। बर्ड फ्लू, पॉक्स और डायरिया, ये अदर डिजीज है जो मुर्गियों में पाई जाती हैं, होती हैं। दूसरी इंडस्ट्री है वूल इंडस्ट्री, ऊन उद्योग के बारे में हम जानेंगे, और इसका उपयोग आपको पता है सर्दियों के कपड़े बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो वूल इंडस्ट्री, तो जो वूल है, ऊन जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से मिलती है, जो भेड़ होती हैं, यहाँ पे ये भेड़ दिखा रखी हैं, भेड़ बोलते हैं इनको, सीप। तो सीप के जो हेयर्स होते हैं उनको काट लिया जाता है और उनसे क्या बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है, ठीक है ना। सीप को जनरली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी रेयरिंग की जाती है, मतलब नॉर्थ इंडिया में इसका पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है, और नॉर्थ इंडिया की एक बहुत सारे लोग इसकी यहाँ कह सकते हैं पालन करते हैं, रेयरिंग करते हैं। अब वूल का कलर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि स्पेसीज कौन सी है, जो भेड़ है उसकी कौन सी प्रजाति है, और जहाँ पे भेड़ रह रही है उसका उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के आसपास का क्लाइमेट कैसा है। इन दो चीज़ों पर ऊन का कलर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ सीप, भेड़ की देसी प्रजातियाँ, हमारे देश में पाई जाने वाली भेड़ की प्रजातियाँ। एक है लोही, ये वाली जो प्रजाति ये है लोही, ये है नाली और नली बोल दो या लोही, और ये है आपकी मारवाड़ी, और ये है आपकी पाटनवाड़ी। तो 4 प्रजाति हैं, ध्यान रखना है आपको, लोही, नली और मारवाड़ी और पाटनवाड़ी 4 हैं। राजस्थान का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वूल प्रोडक्शन के मामले में, मतलब राजस्थान में बहुत सारी भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। और हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो ऊन होती है, ध्यान देना, हिमालय क्षेत्र में जो भेड़ बकरी होती हैं उनसे जो ऊन निकलती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन निकलती है। तो हिमालय जो रीजन है ये अपनी अच्छी क्वालिटी की ऊन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब 1-2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद अपना चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक बाई टॉपिक इसको कवर कर रहे हैं, बाद में आपको इसका एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा, जहाँ पर सारी की सारी वीडियो एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, जितने भी हमने लेक्चर अब तक देखे हैं, ठीक है। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कोरल रीफ एंड पर्ल कल्चर के बारे में। ये हमारा 14 लेक्चर है, हम क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे कोरल रीफ, और ये जो कोरल रीफ होती हैं, ध्यान रखना, ओशियंस में पाई जाती हैं, ओशियंस के बॉटम में पाई जाती हैं। यहाँ पे कोरल्स होते हैं और ये धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं और एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं, और कई बार तो इन पर आइलैंड भी बन जाते हैं, ये इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरल रीफ में कोरल क्या होते हैं, कोरल समझना है। देखो, समुद्र में कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे पॉलिप्स, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में पाया जाता है। ये बिलोंग करता है, एक ग्रुप है जिसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। क्या है ये? फाइलम सीलेंट्रेटा। इस ग्रुप से बिलोंग करता है पॉलिप्स। ये जो फाइलम सीलेंट्रेटा है ये जनरली आपको ओशन में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ओशन में। और ये जनरली कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं अकेले रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ये जो है फाइलम सीलेंट्रेटा जो ग्रुप है, इसका एक प्राणी है पॉलिप्स, और ये ओशियंस में पाया जाता है और ग्रुप्स में रहते हैं। ये एक स्केलेटन का सीक्रेशन करते हैं। ये जब डेड हो जाते हैं, या इनकी जो स्केलेटन होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, या ये स्केलेटन सीक्रेट करेंगे मतलब निकालेंगे, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी स्केलेटन को हम बोलते हैं कोरल। क्या बोलेंगे? कोरल। तो ध्यान देना, जो कोरल है ये कहाँ से आया? ये जो पॉलिप्स है यहाँ से आया। पॉलिप्स एक सीक्रेशन कर रहा है स्केलेटन का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और इसी स्केलेटन को हम कोरल बोलते हैं। और जब ये स्केलेटन एक के बाद जमने लग जाएंगे तो ये बड़ी कॉलोनी बन जाएगी, और यही निर्माण कर लेगा किसका? कोरल रीफ का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कोरल इज मेड बाय द एनिमल्स फ्रॉम क्लास एंथोजोआ। तो ध्यान देना, ये जो ज़्यादातर कोरल्स हैं ये किस से बने? उन एनिमल्स से बने जो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एंथोजोआ ग्रुप से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कोरल रीफ की डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस बडिंग बाई पॉलिप्स इन कोरल कॉलोनीज क्रिएटेड ड्यून लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइमस्टोन, दीज स्ट्रक्चर्स आर कोरल रीफ। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस बडिंग बाई पॉलिप्स के द्वारा जो सीक्रेशन हो रहा है स्केलेटन का, जिसको हम
कोरल बोलते हैं। तो ये कोरल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये जमते चलेंगे जमते चलेंगे जमते चलेंगे, और एक ड्यून जैसा, मतलब जैसे सैंड ड्यून होते हैं ना रेत के टीले, एक टीले जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइमस्टोन का, और ये जो टीले जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसी को हम बोलते हैं कोरल रीफ। ये जनरली कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज क्या है। ज्वेलरी में इसका यूज होता है, इनका जो कोरल होते हैं कोरल रीफ, प्रीशियस स्टोन्स बनाने में इसका यूज होता है। और ये जो कोरल रीफ होते हैं ये फूड प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, फूड एंड शेल्टर, शेल्टर का मतलब उनके लिए आवास प्रोवाइड कराते हैं। अब हम देखेंगे पर्ल कल्चर के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, पर्ल कल्चर के बारे में देखेंगे, तो जिसको मोती संवर्धन भी बोलते हैं या मुक्ता संवर्धन बोलते हैं पर्ल कल्चर को, ठीक है ना। तो एनिमल्स फ्रॉम फाइलम मोलस्का, ध्यान दो, एनिमल्स फ्रॉम फाइलम मोलस्का आर ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये जो पर्ल जो डेवलप किया जाता है ये मोलस्का ग्रुप के जो जीव होते हैं उसमें डेवलप किया जाता है। तो ये फाइलम मोलस्का जो है इसके जो एनिमल्स होते हैं या जीव होते हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्ल होता है ये पर्ल डेवलप होता है किसके अंदर, एक जानवर है, इसको ओयस्टर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ओयस्टर या सीप बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए स्मॉल हार्ड शाइनी व्हाइट बॉल टाइप सब्सटेंस दैट फॉर्म इन दी सेल ऑफ ओयस्टर। तो जो ओयस्टर होता है, ओयस्टर के अंदर एक सिस्टम, एक चीज़ बनती है जिसको हम पर्ल बोलते हैं। तो ये छोटा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, शाइनी होता है, व्हाइट बॉल जैसा दिखाई देता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस एनिमल, ये जो एनिमल है ओयस्टर, इससे और क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो बटन, पर्ल, कावरी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते हैं, किससे, हमें ओयस्टर से मिलते हैं, ठीक है ना। पर्ल इज ऑब्टेन फ्रॉम पर्ल ओयस्टर, तो जो पर्ल है ये किससे मिलता है, पर्ल ओयस्टर से मिलता है। ओयस्टर मतलब जो जीव है इसी को हम पर्ल ओयस्टर बोल रहे हैं, ठीक है ना। और पर्ल कल्चर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रियरिंग ऑफ ओयस्टर्स आर्टिफिशियली टू ऑब्टेन पर्ल इज कॉल्ड पर्ल कल्चर। जो हमारे ओयस्टर्स हैं उनको क्या करना, रियरिंग करना, मतलब उनका पालन करना आर्टिफिशियली। एक तो ये नेचुरली ओशंस में पाए जाते हैं, आप इनको घर के आसपास पॉन्ड वॉन्ड बना के वहाँ पर भी इनका रियरिंग कर सकते हैं, इनका आप पर्ल कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, इसका कॉमर्शियल लेवल पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर्ल जो होता है वो वाइट होता है, शाइनी होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर का होता है पर्ल। अब पर्ल बनता कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप बनता कैसे है। तो देखो एक्चुअली क्या है, जब नेचुरली क्या होता है, ये जैसे मान लो ये जीव है यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसके अंदर अगर कोई बाहर से कोई मटेरियल चला जाता है, ठीक है, इसे अंदर मतलब मुंह के अंदर या अंदर की मटेरियल चला जाएगा, तो क्या होगा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल गया, तो ये जो ओयस्टर है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ क्या करेगा, अब एक मटेरियल सीक्रेट करेगा, और ये जो मटेरियल सीक्रेट कर रहा है ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होके बिल्कुल एकदम बॉल की शेप ले लेगा कुछ समय में, महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बॉल की शेप ले लेता है, और यही चीज़ बन जाती है पर्ल। तो ये तो है एक नेचुरल तरीका। आप क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा सा ओपन करके, ओयस्टर को ओपन करके इसमें कोई कंकड़ पत्थर ऐसे छोटा सा चीज़ डाल सकते हैं, तो ये फिर दोबारा से वही काम करेगा और दोबारा से सीक्रेशन करेगा किसी लिक्विड का, वो लिक्विड दोबारा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के बाद ये किसका निर्माण करेगा, पर्ल का निर्माण करता है, ठीक है। इसको ओयस्टर को हम सीपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पर्ल कैसे बनता है विद लैंग्वेज। व्हेन ए फॉरेन पार्टिकल लिख लेना, व्हेन ए फॉरेन पार्टिकल एंटर्स ऑन ओयस्टर, जब कोई फॉरेन पार्टिकल ओयस्टर में एंटर करता है, द ओयस्टर मेक ए सीक्रेशन अराउंड इट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो ओयस्टर अपने आप को बचाने के लिए जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल उसकी बॉडी में प्रवेश किया है उसके अराउंड में एक सीक्रेशन निकालेगा, सीक्रेशन मतलब एक लिक्विड सा निकालेगा ताकि अपने आप को बचा सके। दिस सीक्रेशन हार्डन्स टू फॉर्म पर्ल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये जो सीक्रेशन उसने निकाला है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, ये क्या होगा, कुछ समय के पश्चात हार्ड हो जाएगा और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है पर्ल बनाने की जो टेक्निक है, ये सबसे पहले डिस्कवर की गई थी जापान में आर्टिफिशियली। एक तो नेचुरल बनता है तो वो तो ठीक है, मगर आर्टिफिशियल तरीके से पर्ल बनाने की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी, जापान देश में हुई थी, ठीक है। लिंगा पर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगा पर्ल जो है सी ओयस्टर्स में
से प्राप्त होता है लिंगा पर्ल, ये बेस्ट क्वालिटी का पर्ल माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। समुद्री ओयस्टर से प्राप्त होने वाला जो पर्ल है जिसका नाम है लिंगा पर्ल, ये बेस्ट क्वालिटी का पर्ल माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। और पर्ल ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश वाटर ओयस्टर्स इज लेस प्रीशियस, जो मतलब मीठे पानी या स्वच्छ जल जो पाया जाता है उससे जो हमें पर्ल मिलेंगे वो थोड़े कैसे होते हैं, ज़्यादा प्रीशियस नहीं होते, कम प्रीशियस माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्ल है और ये सीपी है जिसको हम ओएस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर ये डेवलप हुआ है। तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब एक वीडियो और बचा है जिसमें दे रखा है कि अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स, इसके अलावा और भी कुछ यूजेज होते हैं, वो यूजेज मैं एक वीडियो में करा दूंगा। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और प्रोबेबली हमारा साइंस के जितने भी जनरल साइंस के चैप्टर हमने सब कवर कर लिए हैं। पूरी फिजिक्स हो चुकी है, पूरी हमारी बायोलॉजी हो चुकी है और एक चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का वो और आ जाएगा। विद इन ए वीक हम उस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम सब रिवीजन स्टार्ट करेंगे साइंस का और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम देखेंगे अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जैसे हमने अभी तक यूज देखे थे कई सारे, जैसे पाउल्ट्री हमने देख लिया, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन हमने देख लिया, और आपका एपीकल्चर हमने देख लिया, लाख वाला जो कीट इंसेक्ट था, लैक इंसेक्ट, उसके बारे में देख लिया, फिशरीज के बारे में देख लिया, और हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा, डेयरी फार्मिंग के बारे में देखा। इसके अलावा भी और भी कुछ यूज होते हैं एनिमल्स के, वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला है कलर, मतलब रंग। तो यहाँ पे दो कलर बता रखे हैं, एक तो टैनिन और दूसरा है कॉकिन्योल या कॉकिनियल। तो टैनिन और कॉकिनियल, ये टैनिन कलर है और ये कॉकिनियल कलर है। ये प्राप्त किए जाते हैं, कुछ जानवर होते हैं उनकी ड्राई बॉडी से, ध्यान रखना, कुछ जानवर होते हैं उनके सूखे बॉडी से या ड्राई बॉडी से कुछ कलर प्राप्त किए जाते हैं जो कि टैनिन और कोकिनोल कलर हैं। और ये कलर टैनिन है, ये कोकिनोल। और ये जो जानवर हैं ये कहाँ पर रहते हैं, ये पाए जाते हैं कैक्टस प्लांट पर, ठीक है। तो टैनिन एंड कोकिनियल कलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई बॉडी ऑफ सम इंसेक्ट विच आर प्रेजेंट ऑन कैक्टस, ठीक है। तो कैक्टस पर कुछ इंसेक्ट पाए जाते हैं, उनकी ड्राई बॉडी से दो कलर मिलते हैं, ठीक है। तो सोचो इंसेक्ट जो है उनसे भी हम क्या ले रहे हैं, कलर ले रहे हैं। और इनका उपयोग किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, जो सौंदर्य आपका जो ब्यूटीनेस बढ़ाने की जो चीज़ें हैं उनमें मतलब इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्केवेंजर। स्केवेंजर क्या होते हैं, जो सफाई कर्मी बोल लो, एक प्रकार से ऐसा समझ लो, ठीक है। सफाई कर्मी स्केवेंजर, जैसे मान लो आपने कुछ भी खाया, यहाँ जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके जो डेड पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कुछ प्लांट्स मर जाते हैं और कुछ मर जाते हैं, मतलब उनका जैसे पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, या हम कई बार सब्जियों के फल फ्रूट्स के छिलके विलके फेंक देते हैं तो वो नीचे धरती पे पड़े रहते हैं और वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो कुछ समय बाद हमें पता चलता है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। या कई बार जानवर मर जाते हैं, गाय भैंस, ये बड़े बड़े जानवर या छोटे छोटे कीड़े भी मर जाते हैं। तो इनको भी दोबारा से मिट्टी में मिला दिया जाता है, किसके द्वारा, कुछ हमारी ज़मीन में कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम छोटे छोटे माइक्रोब्स बोल सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, वो कहलाते हैं एक्चुअली डीकम्पोजर्स। क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजर। ये क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं और उसको ऐसी कंडीशन में चेंज कर देंगे जिसको दोबारा से प्लांट्स के द्वारा यूज किया जा सके, मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देते हैं और फिर उसको वहाँ से प्लांट्स दोबारा से ले लेते हैं। तो कुल मिला के कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको खा जाते हैं और इनको खाकर ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं। इसके अलावा टर्माइट कॉकरोच यहाँ भी ये भी दे रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनिंग का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, ये कॉकरोच देखा होगा, ये टर्माइट जो मतलब दीमक लग जाती है। इसके अलावा मेडिसिनल यूज, कौन सा यूज है, मेडिसिनल यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मेडिसिन है कैंथेराइडिन। ये एक मेडिसिन है जो प्राप्त की जाती है कहाँ से, ब्लिस्टर बीटल्स। ये कुछ कीड़े हैं ब्लिस्टर बीटल्स, इनसे एक मेडिसिन प्राप्त होती है कैंथेराइडिन, और इसका उपयोग किया जाता है
हेयर फॉल को रोकने के लिए, बालों को झड़नों से रोकने के लिए कैंथेराइडिन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है जो ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त होती है। हनी का यूज किया जाता है अल्सर को ट्रीट करने के लिए, अल्सर हो जाता है, अल्सर पेट में, उसको मुंह में भी हो जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए हनी। इसके अलावा कार्मिनिक एसिड, कौन सा है, कार्मिनिक एसिड, इसका उपयोग ये जो मिलता है हमें कॉकिनियल इंसेक्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कॉकिनियल इंसेक्ट से मिलता है। इसका उपयोग किया जाता है वूपिंग कफ एंड नर्व पेन ऑफ फेस एंड हेड, इसको मतलब ट्रीट करने के लिए। एक तो मतलब खांसी जो होती है, बहुत ज़्यादा जो खांसी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए, और चेहरा और सिर में जो मतलब नर्व पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कार्मिनिक एसिड का। और ये किससे मिलता है, कॉचिनियल इंसेक्ट से मिलता है, ठीक है, कॉचिनियल इंसेक्ट। इसके अलावा फूड, आपको देखा होगा हम मतलब प्लांट्स को, मतलब जैसे सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसको खाने के अलावा कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट भी खाते हैं। तो मीट कई जगह से मिलती है उनको, फिश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, ये तो हमने दोनों देख लिया। इसके अलावा भी कई सारे जानवरों को लोग खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ लोग मेंढक खा जाते हैं, छिपकली खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। पर फिर भी ये मतलब सोर्स ऑफ फूड है बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस के लिए। अगला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पहले डिटेल में समझा चुका हूँ, मधुमक्खी वाले में वी जो होती है पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन है जो किस में होता है, प्लांट्स में। और पॉलिनेशन में बहुत सारे जैसे आपके हनी बी, इंसेक्ट, आंट्स, बर्ड्स, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ही फसल की अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो पॉलिनेशन जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें हेल्प करते हैं बहुत सारे जानवर, ठीक है ना। तो तितली भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। एक चैप्टर और बचा है केमिकल रिएक्शन वाला, उसको भी मैं करा दूंगा, 2-3 लेक्चर आएंगे उसके हार्डली, वो भी फिनिश हो जाएगा और उसके बाद अपनी साइंस कंप्लीट है, फिर हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।